हो भाई, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? ओ ऑनलाइन वालों, ठीक है। चलो, बातचीत नहीं, बातचीत ना करें। कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, गैस्ट्रुलेशन स्टेज तक पढ़ा दिया था ना शायद। गैस्ट्रुला में क्या होता है? तीन जर्म लेयर बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और मीनवाइल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी बनती है। और तीन जर्म लेयर से फाइनली फिर बॉडी बनेगी। 13 days ऑर्गन बनने लग जाते हैं। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो वाला जो पूरा पेज है, इसको काट दो, सिलेबस में नहीं है, उड़ा दो पूरा। नीचे का छोड़ देना, लास्ट का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन वाला पार्ट। ठीक है, पता ही नहीं है तुमको क्लास में, ध्यान का है। इधर देखो, ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस का पूरा पेज है, नीचे का एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हेडिंग, उसको छोड़कर पूरा पेज उड़ा दो, नहीं पढ़ना उसको, सिलेबस में नहीं हो। अब आते हैं सीधे हम लोग, गेट भी लगा दो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में हम लोग आते हैं। प्लेसेंटल हार्मोन पढ़ा दिए थे ना? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम्म, चलो इधर देखो। अब हम लोग एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको कल मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया था कि टाइम कम था अपने पास, और आज चूंकि टाइम पूरा है तो डिटेल से पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फोटो तो दिया हुआ है इसका, लेकिन हाँ, इसका जो कंटेंट डिटेल्स है वो नहीं दिया हुआ। और इसमें क्वेश्चन आपके 19 में भी आया था, वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था, तो वो वाला पार्ट भी सुनेंगे, ध्यान से सुनना। इधर देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, लाला बैठ जा, कहाँ जा रहा है? आगे बैठेगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो पहले मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली बनी किससे। थोड़ा ढंग से सुनना, डायग्राम ही बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उधर मत देखो, इधर देखो। अब नीचे कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना? जो बना हुआ उसको बना रहने दो, इधर देखो। इतना सफिशिएंट टाइम दूंगा, बात करें। हाँ, सुनो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बोला है मैंने। क्या होता है, कैसे होता है, देखो समझना। ये हेडिंग डाला मैंने, बात करें यहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन में चार होती है, एमनियोन, कोरियन, एलेंटोस, योक्सेक। अरे होती है ना? ये जो चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, एमनियोन, कोरियन, एलेंटोस, योक्सेक, ये मोस्टली आउटर एड सेल से बनती है। किससे बनती है? आउटर एड सेल से। और इसका एक रफ डायग्राम मैंने आपको जिस दिन गेमेटोजेनेसिस पढ़ाया था, उस दिन हल्का सा ब्रीफ में समझाया था। आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे। 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, पूरा लेक्चर लग जाएगा इसमें। ढंग से देखना, इधर देखो। सबसे पहले ये बना जायगोट, जायगोट के बाद बना मोरूला। क्या बना? मोरूला के बाद बना ब्लास्टूला, ब्लास्टूला के बाद बना गैस्ट्रूला। तो ये आपकी क्लीवेज वाली स्टेज थी। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। मोरूला के अंदर दो तरह की बात करें सेल थी। एक तो था इनर एट ब्लास्टोमियर। क्या था? एक। और एक था आउटर एट ब्लास्टोमियर। क्या था? ब्लास्टोमियर। ठीक है। ब्लास्टुला में, मोरूला के बाद जब ब्लास्टुला स्टेज आती है, तो इनर एट ब्लास्टोमियर ब्लास्टुला में क्या बन जाता है? एम्ब्रियो इनर नोब। क्या बन जाता है? अरे बनता है ना। और आउटर एट ब्लास्टोमियर बनाता है ट्रोफोब्लास्ट। क्या बनाता है? हाँ जी, अरे ये मतलब वही जो लास्ट क्लास में पढ़ा, वही पढ़ रहे हैं हम लोग। ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स, और साथ ही साथ एमनियोजेनिक सेल। कौन सी सेल? हाँ जी, एमनियोजेनिक सेल्स। अरे बोलो। ठीक है। फिर ब्लास्टुला से जब गैस्ट्रोला स्टेज आती है, तो एम्ब्रियोइनर नोब जो है, ये बनाता है तीन जर्म लेयर। क्या बनाता है?
अरे बनेगा ना, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और जो ट्रोफोब्लास्ट से एक्चुअली ये दो बात करें चीजों में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एक तो बात करें जो है ट्रोफो एक्टोडर्म, किसमें कन्वर्ट होता है, ट्रोफोब्लास्ट तो ट्रोफो एक्टोडर्म यानी एक्टोडर्म, और साथ ही साथ यहां पर बनता है बात करें जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। क्या बनता है, जोर से बोलो, मीजोडर्म। अब गैस्ट्रोला भी जब फिनिश हो जाता है तो पता है क्या होता है, 3 जर्म लेयर से बनेगा एम्ब्रियो। क्या बनेगा, ठीक है। तो हम लोग फाइनली सब जाइगोट से बने, सारी सेल जाइगोट की है, इसमें माँ का कोई रोल नहीं होता। सारी सेल जाइगोट की, और कौन कौन से स्टेज में कौन कौन सी सेल से क्या 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 बना, तो फिर ये आगे मिलकर, ये दोनों आगे मिलकर ये बनाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या बनाएगी, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मेनली आउटर एज सेल से बनी। किससे बनी है, और कौन कौन सी स्टेज में ये क्या क्या बना है मैंने सामने लिख दिया, ये कल पढ़ा भी था, आज रिवाइज भी हो गया। अरे बोलो। तो मेनली जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो एक्टोडम और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम से बना है, क्योंकि इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम तो बच्चे के अंदर है। नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने बोला मैक्सिमम पार्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का आउटर से बनता है, थोड़ा सा इनर का भी रोल होता है। कैसे, अब उसको डिटेल से पढ़ा रहा हूँ, पहले ये लिखो, देख लो कोई करेक्शन तो नहीं लिख रखा उस बच्चे ने, एक बार चेक कर लो, करेक्टली कर लो उसको। ऑनलाइन वाला लिखो फटाफट। तीन ही तो लिखा है जो मैंने, तो करो फिर करेक्शन उसको। चलो कर लिया करेक्शन, ठीक है। ऑनलाइन वालों लिख लिया। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग क्या डाला मैंने, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये जो ब्लू कलर से चल रहा है, बोलो बोलो बोलो। अरे वही पढ़ रहे हैं ना, वही पढ़ रहे हैं ना। चलो तो फिर इधर देखो, अब डायग्राम बनाएंगे हम लोग, कोई कुछ नहीं लिखेगा, इधर देखते जाओ, क्योंकि सीक्वेंस तुमने उड़ाया तो फिर पूरा टॉपिक उड़ेगा, मैं नहीं जानता। और ये आउट ऑफ एनसीईआरटी भी आता है इस वाले पार्ट में से क्वेश्चन। चलिए, अच्छा अभी तक मैं आपको जितने भी डायग्राम बनाता था उनमें हमेशा डायग्राम जो है वो यूट्रस ऐसे करके बनाता था, और यूट्रस में इम्प्लांट ऐसे करते थे, मोस्टली फंडस वाली साइड पे करते थे अपन। अरे बोलो, कल भी पढ़ा था और उससे पहले भी पढ़ा था, जब फीमेल वाला पार्ट पढ़ाया था, उसमें सर्विक्स नीचे की तरफ आती थी। अब इसमें डायग्राम अपन ने उल्टा कर दिया, यूट्रस को नीचे की तरफ कर दिया और सर्विक्स फाइनली ऊपर। लेकिन हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा, अरे इधर सुनो, बाहर आके ने बात प्रॉब्लम होती है तुम लोगों को। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो सिर्फ बच्चे का पार्ट है। किसका पार्ट है, माँ का उसमें कोई रोल नहीं है, माँ का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा बच्चा दीवारों के बीच में कैप्सुलरिस, किसके बीच में, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, अरे पढ़ा था कल ये। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस के बीचों बीच रखा हुआ है। तो ये अपने को पता है कि जितना बड़ा मैं डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ये सारा का सारा डायग्राम, ये बात करें जो एंडोमेट्रियम उसके बीचों बीच रखा हुआ है, तो अलग से कोई एंडोमेट्रियम बार बार बनाने की जरूरत है नहीं, वो अपने को नॉन है, वो अपने को पता है कि हाँ भाई पूरा का पूरा जो बच्चा है इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, वो फीमेल के एंडोमेट्रियम के बीचों बीच रखा हुआ है। इंटरस्टिशियली तो इम्प्लांटेशन होता है, बोलो। नहीं समझ में आया, वो बीचों बीच रखा हुआ है, बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ बात कर। तो अब चूंकि डायग्राम अपन उल्टा कर दिया और प्लेसेंटा ऊपर की तरफ बनता है, तो ये डायग्राम उल्टा कर दिया तो प्लेसेंटा नीचे की तरफ बनेगा। और माँ का वो वाला टिश्यू जो प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट करता है वो होता है डेसिडुआ बेसिलिस। कौन होता है, तो वो डेसिडुआ बेसिलिस में नीचे बनाऊंगा, यानी ऊपर ऐसे सर्विक्स ऊपर की तरफ कर दिया। समझ में आ गया ना, डायग्राम समझने में आसान होता है इसलिए सब पढ़ रहे हैं। इधर देखो सब लोग, रेड कलर की सेल थी, उन्होंने एम्ब्रियो बनाने का ठेका लिया था, हाँ तो चलो ठीक है एम्ब्रियो बनाओ। और ये देखो शानदार ब्रांडेड बात करें एम्ब्रियो तैयार हो गया। हाँ हाँ, ये शानदार एम्ब्रियो तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टावर तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा, सबसे बाहर की तरफ जो था ना, सबसे बाहर की तरफ, वो था बात करें ट्रोफोब्लास्ट। क्या था, क्या था। अब जो डायग्राम अपन ने वो बना था बात करें ब्लास्टोसिस्ट वाला,
उस ब्लास्टोसिस्ट के डायग्राम को अपन ऐसे बनाते थे, ट्रोफोब्लास्ट, एमनियोजेनिक सेल और 8 सेल। अरे बोलो, तो उसको उल्टा कर दो, तो नीचे की तरफ यहां पर तो रही होगी ट्रोफोब्लास्टिक सेल चारों तरफ, फिर बीच में आएगी एमनियोजेनिक सेल और फिर ये 8 सेल। बोलो, अरे बोलो, अरे समझ में आ रहा है ना? बाहर कुछ नहीं बल्ले पड़ेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट पार्ट है वाला, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चन आने के। ठीक है, ये 8 सेल थी, इन्होंने बना, यहाँ बीच में एमनियोजेनिक सेल थी, वो कहां गई वही बताता हूँ, और ट्रोफोब्लास्टिक सेल चारों तरफ थी। तो सुनना, इधर देखो क्या होगा, ये जो एम्ब्रियो बन चुका है, लेकिन एम्ब्रियो में कुछ चीजें डिटरमाइन हो चुकी, फिक्स हो चुकी है, और एम्ब्रियो बन ही चुका है, तो ये वाला पार्ट इसका फोरगट है। क्या है इसका? फोरगट, मतलब माउथ इसोफेगस वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है ये इसका हाइंड गट है। कौन सा गट है? और हाइंड गट मतलब बात करें लास्ट में रेक्टम एनस वाला पार्ट। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? फोरगट और हाइंड गट, मतलब जीआईटी की बात हो रही, तो ये वाला पार्ट फोरगट है, मुंह इस साइड है, बात करें एनएस साइड है। अरे बोलो, तो क्या होता है कि बच्चे की ही गट से, बच्चे की गट आई मीन बच्चे की इंटेस्टाइन, अरे जीआईटी, क्या बोला? जीआईटी। देखो ये सारी चीज तुमने कभी भी नहीं पढ़ी, तो सीरियसली सुनो, कोई बातचीत करता हो नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ये बच्चे की गट डिसाइड हो चुकी है, तो याद रखना बच्चे की ही बात करें गट वाले टिश्यू से, दो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन यहां भी होता है। ये यॉर्क सेक है, ये एलेंटोइस है। आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि रेड कलर की सेल से सिर्फ बच्चा बनेगा, आपने तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी बना दी। थोड़ा सा रोल बच्चे की सेल का भी होता है, ठीक है? अब इधर देखो, मैं ब्लैक कलर से वो बना रहा हूं जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बना था। किससे बना था? अब याद करो, ब्लास्टोसिस स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल बनी थे। अब वो ट्रोफोब्लास्ट सबसे बाहर था, उसके अंदर एमनियोजेनिक सेल थी, फिर 8 सेल थी, 8 सेल से तो बच्चा और ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है? सबसे बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्टिक सेल थी, और ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल देखो ग्रो करती 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 सबसे बाहर की तरफ आ गई, बात करें, और सबसे बाहर की तरफ इस ट्रोफोब्लास्टिक सेल ने ये ऐसे करके बात करें जो है, ये देखो सबसे बाहर से बच्चे को कवर किया हुआ है, और ये यहां पर बात करें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेता है। तो ठीक है, मैं लिखता जाता हूं वन बाय वन। ये कौन सी सेल है? ये है ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। कौन सी सेल है? जो सबसे बाहर की तरफ थी। अब याद करो, इन ट्रोफोब्लास्ट और इस 8 सेल के बीच में यहां पर सेल्स ऑफ रोबर थी, ये एम्नियोजेनिक सेल थी। अरे थे, डायग्राम उल्टा पड़ रहे हैं आप लोग, है ना? तो बड़ी हो गई। अब वो एम्नियोजेनिक सेल देखो, एक बात करें, वो एम्नियोजेनिक सेल इस बच्चे को बात करें ऑलमोस्ट चारों तरफ से कवर कर रही है। वो एम्नियोजेनिक सेल इस बच्चे को बात करें ऑलमोस्ट चारों तरफ से उन्होंने कवर कर लिया। तो ये वाली जो ब्लैक है, ये वाली सेल है भाइयों एम्नियोजेनिक सेल। कौन सी सेल है ये? समझ में आ रहा है अभी तक? तो वो जो इनर एड सेल थी जिसने एम्ब्रियो बनाने का ठेका लिया था, उसने एम्ब्रियो भी बना दिया, साथ में उससे दो स्ट्रक्चर भी ओरिजिनेट होगी। क्या है अभी बताता हूँ। आउटर मोस्ट जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल थी, ठीक है, वो सबसे बाहर से बच्चे को कवर करी। सेकंड नंबर पर यहाँ जो एम्नियोजेनिक सेल थी, उन्होंने ग्रो करके कर 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 करके ये एम्नियोजेनिक सेल बच्चे को पूरे चारों तरफ से कवर कर लेती है, एक मेम्ब्रेन बना लेती है। अरे बोलो, अब क्या होता है, ये जो रेड कलर का बच्चा है, ये इनर रेड सेल मास से बना है, तो एंडोडम एक्टोडम मिजोडम इसकी खुद की है। बहुत बढ़िया बात है। अब हमारी जो गट होती, गट गट उसका ओरिजिन होता है एंडोडम। क्या होता है? तो ये दोनों गट वाले पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो इनका ओरिजिन भी होता है एंडोडम। क्या होता है? क्या होता है? एंडोडम होता है। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल है, ये फिर से डिवीजन करती है, क्योंकि बाहर रह के कुछ तो करेगी। ये फिर से डिवीजन करेगी, और इनसे बनने वाली जो सेल्स है, उनका ओरिजिन माना जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडम। क्या माना जाता है? याद करो, पीजीसी भी तो वही थी। तो ये जो आउटर मोस्ट बात करें ट्रोफोब्लास्टिक सेल है, इनसे बात करें एक लेयर बनी जिसको हम लोग बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि मेसोडर्म तो है लेकिन बच्चे के बाहर की है, इसलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलेंगे। बोलो। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बात करें जो है, ये डिफ्रेंशिएट होगी और इसकी दो लेयर बन जाएगी, और एक लेयर तो ट्रोफोब्लास्ट से चिपकी रहेगी, जहां बनी थी वहीं की वहीं चिपकी रहेगी। ये देखो बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये जो मैं ग्रीन कलर से डैश 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 करके बना रहा हूं, जानबूझ के कलर यूज कर रहे हैं ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको। ये देखो, ये देखो, ये देखो, जैसी जैसी बात करें ट्रोफोब्लास्ट वैसा वैसा शेप इसका हो गया, क्योंकि बनी तो उसी से। और एक लेयर तो बात करें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, वो ट्रोफोब्लास्ट जहां बनी वहीं चिपकी रहेगी, और दूसरी लेयर सेपरेट होकर अंदर गई, और अंदर जो जो दिखा उसको बाहर से कवर कर लिया। अंदर उसको जो जो दिखा उसको बाहर से कवर कर लिया, जो जो दिखा हर चीज को उसने बाहर से कवर कर लिया, हर चीज को उसने बाहर से कवर कर लिया, उसको जो जो नजर आया सबको बाहर से कवर कर लिया। ये देखो भाई, समझ में आ रहा है?
ये ग्रीन कलर की मेम्ब्रेन का ओरिजिन बताओ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोला मैंने? तो सुनना, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, तो जो बाहर वाली लेयर है, मैंने इसको नाम दे दिया पेराइटल। क्या नाम दे दिया? पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। क्या बोला? पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। शॉर्ट में ये बोल दिया PEEM। और याद रखना, इसी का दूसरा नाम होता है भाइयों सोमेटोप्ल्यूरिक। क्या नाम होता है? और जो अंदर की तरफ लेयर गई है, इसको हमने नाम दे दिया विसरल। क्या नाम दे दिया? विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और इसी को हम लोग बोलेंगे स्प्लेंकोप्ल्यूरिक। क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? कोई चीज नहीं लिखी, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, फिलहाल समझते जाओ, समझते जाओ बस, ठीक है? अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया? बाद में डायग्राम और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर अपने को कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, तो बेटर है इधर वन बाय वन समझते जाओ। ये सबसे बाहर की जो है बात करें, ये ब्लैक कलर की, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल थी और एम्नियोजेनिक सेल थी। ठीक है मेरे भाई? तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्नियोजेनिक जो सेल थी, चूंकि सबसे बाहर थी, तो धीरे धीरे इनका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडम होता है। क्या होता है? लेकिन ये बच्चे के एक्टोडम है कि बच्चे के बाहर की है? बच्चे के बाहर की है, बच्चे के बाहर की है। और उसी से ये जो ग्रीन कलर की लेयर बनी है भाइयों, ये ट्रोफोब्लास्ट से बनी है। और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम था जिससे दोनों ब्लैक कलर की लेयर बनी है। और जो ग्रीन वाली है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर की थोड़ी है भाई, एम्ब्रियो के तो बाहर की है ना। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक क्यों बोलोगे? आप तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बोलोगे। तो ट्रोफोब्लास्ट और एमनियन सबसे बाहर था, तो दोनों एक्टोडम से बनते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडम। और उनसे बना है जो ग्रीन वाला पार्टी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम है। अरे याद करो, पीजीसी भी यही थी, यहां से माइग्रेट करके यहाँ आई थी, फिर योग से खत्म होने के पहले एम्ब्रियो आ गई थी। तो आज भी अपने पास ये ग्रीन कलर वाला जो पार्ट है, आज भी अपने पास है। मेल में स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल में ऊगोनिया। बोलो। बाकी पार्ट तो 9 महीने के लिए होता है। समझ में आया? चलिए, तो होता क्या है, ये 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी है। 4 कौन कौन सी बनी मैं बता देता हूं। ये सबसे पहले कोरियन, एमनियन, एलेंटोस और योक्सेक। और चारों की चारों जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये चारों की चारों होती है बाइलेयर्ड। कैसी होती है? कैसी होती है? चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बाइलेयर्ड होती है। कैसी होती है भाइयों? बाइलेयर्ड। कैसे? इधर देखो, ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स और पेराइटल पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन दोनों लेयर को मिलाकर जो लेयर बनी है, बस उसी को बोलते हैं भाइयों कोरियन। क्या बोलते हैं? उसी तरह से विसरल और एम्नियोजेनिक सेल, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे एमनियन। क्या बोलेंगे? उसी तरह से विसरल और अंदर की एंडोडम, विसरल और एंडोडम, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे भाइयों एलेंटोइस। क्या बोलेंगे? उसी तरह से फिर से बात करें विसरल और बात करें एंडोडम, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलेंगे योक्सेक। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ह्यूमन में 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, और 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चारों की चारों बाइलेड होती है। कैसी होती है? और इन चारों जो बाइलेड है, इसमें से ज्यादातर पार्ट तो आउटर एड सेल से बना है, क्योंकि जो रेड कलर का पार्ट है बस वही बच्चे वाला पार्ट है। अरे बोलो। तो 4 मेम्ब्रेन है और चारों बाइलेड है, तो 8 होगी टोटल मेम्ब्रेन। तो 8 में से बस 2 मेम्ब्रेन जो है ना, वो इनर हेड सेल यानी बच्चे वाली सेल है, बाकी सब आउटर का पार्ट है। बोलो बोलो बोलो। तो मेनली तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आउटर एड सेल से बनी है ना। बोलो। कौन कौन सी? देखो, कोरियन की दोनों आउटर से बनी है, एमनियन की दोनों आउटर से बनी है। और इन दोनों की आउटर तो आउटर से बनी है, लेकिन इनर बच्चे से बनी है। नहीं 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 समझ में आया? नहीं 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 आया, नहीं आया? आ रहा है? आ रहा है समझ में? 2019 नीट का क्वेश्चन, एनसीईआरटी में दूर दूर तक कुछ नहीं दे रखा। क्वेश्चन क्या था? कोरियन का ओरिजिन बताओ। कोरियन का, तो कोरियन का ओरिजिन मैं बताऊं क्या होगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर तो देखो मित्रों, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो एक्टोडम है, एमनियन है वो भी एक्टोडम है, और जो ग्रीन वाली है वो क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम। क्या है वो? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम में बात करें, वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडम है। तो भाइयों, कोरियन जो है इसकी ओरिजिन हो जाएगी, मैं बताऊं, इसको हम लोग बोलेंगे एक्टो प्लस मीजो। क्या बोलेंगे? एमनियन, एमनियन भी होगी एक्टो प्लस मीजो, क्योंकि ग्रीन वाला पार्ट तो मीजो है, चाहे पेराइटल है चाहे विसल है, पर है तो मीजो ही ना। और जो ब्लैक कलर का पार्ट है बच्चे के बाहर वाला पार्ट था, वो एक्टो होता है। क्या होता है? क्या होता है? तो जल्दी से बोलो, एलेंटोइस का ओरिजिन क्या होगा? एंडो प्लस मीजो। क्या होगा?
एंडोडर्म प्लस मीजोडर्म, इसमें से मीजो बाहर की है और एंडो बच्चे की खुद की है, एंडो बच्चे के खुद की है। तो योगसेक भी कैसा होगा भाइयों, एंडो प्लस मीजो, कैसा होगा, एंडो प्लस मीजो। भाई यूं समझ में तो आ रहा है ना, अरे आ रहा है ना। तो ये जो चार एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो सबकी सब बाइलेड होती है, इसमें से सिर्फ ये जो रेड कलर का पार्ट है जो कि है ना बच्चे की गट से जुड़ा हुआ है, और गट का ओरिजिन एंडोडर्म होता है, बस वही बच्चे की इनर रेड सेल का पार्ट है, बाकी सब आउटर का पार्ट है। समझ में आया, नहीं आया, 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 नहीं आया, पीछे वालों, एंजाइटी वाले बंदे आया, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, वन बाय वन चले आगे। देखो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बीच में थोड़ा सा फास्ट पढ़ा है तुम्हारे ऊपर से जाएगा, 12 के तो मास्टर की जान खाओगे। जो पूछना है क्लास में पूछ लेना, जो भी पूछना है कि सर ये समझ में नहीं आया दोबारा पढ़ा दूंगा मैं, कहीं भी नहीं तुरंत पूछ लेना, ऐसा नहीं पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद सर एक बार दोबारा पढ़ा दो, ये क्या होता है, कैमरे के सामने बैठाई होगी नहीं तो फिर ठीक है ना, तुरंत पूछ लेना कि सर ये मेरे को डाउट है, तुरंत तुरंत, क्योंकि इतना बड़ा डायग्राम इतने कॉम्प्लिकेशन से बाद में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, ठीक है। अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया क्या, आया क्या, तो फिर आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए। अब बार बार मैं पूछूंगा ना, जिसको ना है हाथ खड़ा कर देना। चलो देखो, ह्यूमन में चार एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन होती है, एमनियोन, कोरियन, एलेंटोस, योक्सेक। क्या क्या होती है, बहुत बढ़िया। इन चारों में से ह्यूमन के एडवांस कैरेक्टर कौन कौन से हैं, एमनियोन है, कोरियन भी है, एलेंटोस भी है, लेकिन योक्सेक हमारा एडवांस कैरेक्टर नहीं है, वो तो मेगाले शीतल अंडों का कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे अंदर थोड़ा ना योग होता है मेगाले शीतल, लेकिन इतना पुराना कैरेक्टर भी नहीं है, क्योंकि मेगाले शीतल अंडे प्रोटोथीरियन मैमल तक प्रेजेंट है। कहां तक प्रेजेंट है, तो बहुत पुराना करेक्टर भी नहीं है, लेकिन हाँ पुराना है, तो ये फर्दर एडवांस नहीं होगा, फर्दर ग्रो नहीं करेगा, ये डिजनरेट करेगा। क्या करेगा, और एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको डिजनरेट करना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ओवरऑल डायग्राम है ये कहां पे रखा हुआ है, अब सब कुछ एंडोमेट्रियम में, तो ये अपने को पता होना चाहिए कि सारा का सारा जो बच्चा चारों तरफ से डेसिडुआ कैप्सुलरिस के बीचों बीच रखा हुआ है, किसके बीच रखा हुआ है, मतलब साधारण भाषा में बोले तो एंडोमेट्रियम के बीच में रखा हुआ है। अब जल्दी से बताओ, इसमें प्लेसेंटा वाला पार्ट किधर बनेगा, इधर बनेगा ना, नीचे की तरफ, क्योंकि डायग्राम उल्टा कर रखा अपन ने। तो यहां पर मैं सिर्फ माँ का वो वाला टिश्यू बना रहा हूं जो आगे जाके प्लेसेंटा में फॉर्मेशन, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाए हैं, ये माँ वाला वो टिश्यू है जो आगे जाके प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। और याद करो, इसी को हम लोग बोलेंगे डेसिडुआ बेसिलिस। क्या बोलेंगे, और ये आगे जाके प्लेसेंटा फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। एक बात बताइए भाइयों, डेसिडुआ बेसिलिस बच्चे का टिश्यू है कि मैटरनल टिश्यू है, हाँ वेरी गुड, ये मैटरनल टिश्यू होता है भाइयों। इस पूरे डायग्राम में ये मैटरनल टिश्यू है, लेकिन ये बच्चे के अंदर का है तो बाहर है। अब होने में तो चारों तरफ कैप्सुलरीज भी है, लेकिन मैं उसको नहीं बना रहा, वो अपने को नोन है कि हाँ भाई है, लेकिन बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तो ऐसे यूट्रस पूरा का पूरा ही होगा, उसको थोड़ा बनाएंगे। समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। चलो इधर देखो, ये डेसिडुआ बेसिलिस मैटरनल टिश्यू होता है, बात करें माँ का टिश्यू है, बाकी सब 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 इसी टावर का टिश्यू है। चलो मैं डिफरेंशिएट भी कर देता हूँ, नहीं तो बच्चा बोलेगा कि सर आपने तो मर्जी कर दिया। ये लो भाई, ये माँ का टिश्यू है भाई, ये माँ का टिश्यू है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब इधर देखो, वन बाय वन पढ़ाऊंगा, वन बाय वन पढ़ाऊंगा। ये जो बात करें एमनियोजेनिक सेल है, ये बात करें इससे जो कैविटी बनी है जिसके अंदर बच्चा एक तरफ से चारों तरफ से कवर्ड है, बच्चा उसी में तैरता रहता है, इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलेंगे, और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है भाइयों, उसको हम लोग बोलेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। और याद रखना, ये एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोजेनिक सेल नहीं बनाया, किसने बनाया, भाई फ्लूइड है तो कोई तो बनाएगा, बच्चा थोड़ा ना बनाएगा, बच्चे की चारों तरफ की मेम्ब्रेन बनाएगी, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसको बनाने का ऑर्डर देता है प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही सिक्रेटरी नेचर डेवलप कर रहा था, और इसके बिना बच्चा मर जाएगा। इसलिए तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, क्योंकि बच्चा पूरा का पूरा दीवारों के बीच में, और दीवारों को मेंटेन करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन को रोक के रखने का काम भी प्रोजेस्टेरोन, और प्लेसेंटा को मेंटेन करने का काम भी प्रोजेस्टेरोन, और इन्हीं के बिना बच्चा जिंदा रहना असंभव। कैसा है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। अभी और अच्छे समझ में जाएगा। अब वन बाय वन पढ़ते हैं, पढ़े पढ़े, चलिए हियर वी गो। सबसे पहले पढ़ते हैं योग से, क्या पढ़ते हैं, वन बाय वन चारों एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन का रोल पढ़ा रहा हूं भाई, सीधा बैठ जा।
योगसेक जो होता है हमारा एडवांस करेक्टर कि लोअर करेक्टर? तो सुनना, ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा। योगसेक शुरू में बड़ा होता है और टाबर ये छोटा होता है। I mean, ये जो बच्चा है, बेबी है, ये छोटा होता है, फीटस छोटा होता है। अच्छा, चार बात करें जो है, दो 2 महीने तक तो बात करें, ये 8 सप्ताह तक, 8 सप्ताह तक हम इस बच्चे को बोलते हैं एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? और 8 के बाद फीटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अप टू 8 वीक, अप टू 8 वीक इसको क्या बोलेंगे? एम्ब्रियो। आफ्टर 8 वीक इसको क्या बोलेंगे? फीटस। यानी लगभग 2 महीने तक तो अपन उसको एम्ब्रियो बोलते हैं, 2 महीने बाद फिर फीटस बोलना शुरू कर देते हैं। फिर पैदा होने के बाद आपकी मर्जी, बुरे काले पिंटे चिंटा मिंटू जो भी तुम्हारी मर्जी है बोलो। अरे बोलो, हाँ टाबर बोल दो, कुछ भी बोलो, बात करो, तुम्हारी जो मर्जी है बोलो। तू डाउनलोड हुआ था? इधर देखो, बात करें जो है, सुनो, होता क्या है देखो, योग से हमारा एडवांस करेक्टर नहीं है, ये लोअर करेक्टर है, ये फर्दर ग्रो नहीं करेगा। लेकिन याद रखना, इतना भी पुराना नहीं है, मैमल्स तक आता है, प्रोटोथीनियन मैमल्स तक आता है। प्रोटोथीनियन मैमल हमसे ज्यादा पुराने नहीं है, तकरीबन तकरीबन बात करें 12-1 करोड़ साल पहले प्रोटोथीनियन मैमल बन गए थे, 12 करोड़ साल के आसपास, ठीक है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तब भी मैं अच्छी वरी पढ़ाता था पीछे वाले बच्चे इनको पता है सब। 12 करोड़ साल पहले, ये उनसे पहले थे, डायनासोर को भी इन्होंने खत्म किया, ठीक है। 6.5 करोड़ साल पहले जो डायनासोर खत्म हुए तो इन्हीं की हरकतों से खत्म हुए थे। एक्चुअली खत्म नहीं, तो उन्होंने सुसाइड किया था, बोले हम नहीं जिंदा रह सकते इनके साथ। तो इंट्रा स्पेसिफिक, माफ कीजिएगा, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में इन्होंने डायनासोर को खूब पटक पटक के मारा और बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया। उस टाइम भी मैं ये पढ़ाता था, एलटी तब भी चलता था अपना, बात करें, है ना, एलन तब भी था। इधर देखो, बात करें, सुनो, सत्याग्रह बिल्डिंग में लगती थी क्लास, इधर देखो, डायनासोर देखे हमने, ऐसे बाहर घूमते रहते थे आसपास, कभी कभार चढ़ जाते थे दीवारों तो फटकार के बच्चों को बोलते थे, इन्हीं के डर से मरे सब वो। मेट्रोराइट का हिट जो बताते हैं ना, वो गलत बात है। एनवायरमेंटल चेंजेस, डर ऑफ मैमल्स, एंड दीज मैमल्स 6.5 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन, सॉरी, 6.5 करोड़ साल। अब तू कहां जा रहा है? अब सबसे काम की चीज सुनो, जाने दो इसको, इधर देखो, योग से एक हमारा एडवांस करेक्टर की पुराना करेक्टर, तो फर्दर ग्रो करेगा कि खत्म होगा? तो खत्म करें इसको। लेकिन खत्म होने से पहले ये कुछ 3 सुपर इंपॉर्टेंट काम करके जाता है। सबसे पहले मैं बताऊं, ये योग से शुरू में बड़ा होता है, बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे योग से छोटा 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 और बच्चा बड़ा होता होता तो आप बन गए। अरे बोलो। तो याद रखना, योग से सबसे पहले इस बच्चे को थोड़ा सा नरिशमेंट देगा। क्या देगा? आई मीन न्यूट्रिशन देगा। योग से सबसे पहले इस बच्चे को थोड़ा सा न्यूट्रिशन देगा। सेकंड, इस बच्चे की पहली आरबीसी बनाएगा। क्या बनाएगा? पहली फर्स्ट आरबीसी योग से बनाता है। और तीसरा, पीजीसी को डिवीजन करने के लिए जगह देगा, क्योंकि पीजीसी यहाँ थी, यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ आती, यहाँ रुकती है, ये जगह देगा उसको डिवीजन करने के लिए। फिर वो पीजीसी माइग्रेट करके बच्चे के अंदर चले जाएगी। यदि ये मेल है तो उसको आप स्पर्मेटोगोनिया बोलोगे, और यदि वो फीमेल है तो उगोनिया बोलोगे। बोलो। तो योग से के कितने काम हुए? 3। कौन कौन से? थोड़ा सा न्यूट्रिशन देगा, फर्स्ट आरबीसी बनाएगा, और पीजीसी को जगह देगा डिवीजन करने के लिए। समझ में आ गया? नहीं आया? आगे चलो, सेकंड नंबर पर आ जाओ। एलेंटोइस कौन है? एलेंटोइस, इधर देखो, एलेंटोइस में ये जो आउटर मेसोडर्म वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है? इससे ब्लड कैपिलरीज निकलती है। क्या निकलती है? इधर देखो, इससे ब्लड कैपिलरीज निकलेगी, और ये ब्लड कैपिलरीज इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बने हुए, इनके अंदर ऐसे करके ये एम्बेडेड हो जाएगी। ये देखो, ये ब्लड कैपिलरीज ऐसे करके निकलेगी। तो मैं लिख देता हूं, ये है भाइयों ब्लड कैपिलरीज, और ये बनी है एलेंटोइस से। किससे बनी है? किससे बनी है? क्योंकि योग से एक तो खत्म होगा, उससे बना के क्या करोगे? एटलीस्ट उससे बनाओ ना जो फ्यूचर में ग्रो करे। योग से एक तो खत्म हो जाना है, चौथे महीने बाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ज्यादा ज्यादा छठे महीने ले लो। अरे बोलो। तो सुनना, इससे पहले कि योग से खत्म हो, पीजीसी तो आ जाती है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उस पर मेटोगोनिया उगोनिया कहलाएगी। एलेंटोस एडवांस करेक्टर है, हाँ जी, ये ब्लड कैपिलरीज बनाएगा, और ब्लड कैपिलरीज बना के क्या करेगा सर? न्यूट्रिशन एक्सचेंज करेगा, और क्या करेगा? इस प्लेसेंटा से नरिशमेंट लेके बच्चे को देगा, बच्चे का नाइट्रोजनस वेस्ट और CO2 वापस प्लेसेंटा से मां को देगा। बोलो। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है, ये धीरे धीरे ग्रो करती 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 ब्लड वेसल बनाएगी, आर्टरी और वेन बनाएगी, और यही वेल डेवलप्ड आर्टरी और वेन आगे जाके अम्बिलिकल कोड होती है। क्या होती है? यानी अम्बिलिकल कोड में आर्टरी और वेन ही होती है और कुछ नहीं होता। तो अम्बिलिकल कोड बनाने में मेन रोल एलेंटोइस का होता है। किसका होता है? किसका होता है? इधर देखो, अब मैक्सिमम बच्चों को एक समस्या आती है, कईयों को तो यही समझ में नहीं आता कि यार अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा किन से बना, कब बना, क्यों बना।
इधर देखो, पहले प्लेसेंटा समझाता हूं। मैं जहां फिंगर टच कर रहा हूं ना, ये वाला पार्ट आगे जाके मर्ज होगा, ये वाला पार्ट आगे जाके मर्ज होगा और यही पार्ट आगे जाके प्लेसेंटा बनेगा। ठीक है, 4 एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेम्ब्रेन दोबारा बता देता हूं। ये कोरियन है, ये एमनियोन है, ये योक्सेक है, ये एलेंटोइस है। समझ में आ रहा है? तो आप कहेंगे सर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किसके? अरे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कोरियन के। तो ये बच्चे वाली साइड से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से एनसीईआरटी इन्हीं को बोलती है कोरियोनिक विलाई। क्या बोलती है? या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग बात करें कोरियोनिक फ्रंडोसम। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। हम इन्हीं को बोलेंगे कोरियोनिक फ्रंडोसम, यानी कोरियोन के बात करें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, इन्हीं को बोलेंगे कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक फ्रंडोसम। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? चलिए, कोरियोनिक विलाई या कोरियोनिक फ्रंडोसम। अब सब लोग इधर देखना, कोरियोन जो बना है ये बना है ट्रोफोब्लास्ट से और पेराइटल से। किससे बना है? पेराइटल एक्स्ट्रा एम्नियोनिक मेसोडर्म से बना है। ठीक है, इधर देखो, ये जो बात करें, मैं फिंगर टच कर रहा हूं कि कौन सा पार्ट तो प्लेसेंटा बनाएगा और कौन सा पार्ट अम्बिलिकल कोड बनाएगा। सब लोग इधर देखो, मैं जहां फिंगर टच कर रहा हूं ना, आगे ये पार्ट जाके मर्ज हो जाएगा। माँ वाला साइड तो अपने को पता है कि डेसिडुआ बेसिलिस से, बाकी अपने बनाया नहीं जानबूझ के। वो अपने को पता है कि सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, दीवार के बीचों बीच रखा हुआ है। ठीक है, मैं फिंगर टच कर रहा हूँ, सबको दिख रहा होगा इधर से भी, जो जो पार्ट में मर्ज होगा, जो जो इस बात करें उसमें आएगा डायमीटर में, बस वही आगे जाके मर्ज होकर प्लेसेंटा बनेगा। इधर देखो, ये ये और ये पार्ट मर्ज होगा और ऐसे मर्ज होता 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 लगभग ये मेरी हथेली, दोनों हथेली के बराबर मोटा और लगभग इतना ही बड़ा। एक बात करें, एक मांस का टुकड़ा होता है, उसको आप प्लेसेंटा बोलते हो, जो माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है। तो माँ वाली साइड से तो केवल डेसिडुआ बेसिलिस का रोल है, लेकिन बच्चे वाली साइड से कौन कौन सा टिश्यू में पार्टिसिपेट करेगा? जल्दी बोलो। कोरियन करेगा? यस सर। योक्सेक भी करेगा? यस सर। एलेंटोस भी करेगा? यस सर। एमनियोन करेगा? मैंने एमनियोन पे टच ही नहीं किया। अरे बोलो। अब चूंकि योक्सेक तो लोअर करेक्टर है, वो तो वैसे भी खत्म हो रहा है। अरे बोलो। योक्सेक तो लोअर करेक्टर, वो तो वैसे भी खत्म हो रहा है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। हम काउंट करेंगे बच्चे वाली साइड से। मात्र बात करें एलेंटोस को और कोरियन को, इसीलिए तो ह्यूमन के प्लेसेंटा को बोलते हैं एलेंटो कोरियन। क्या बोलते हैं? नहीं समझ में आया? आप ह्यूमन के प्लेसेंटा को एलेंटोकोरियन क्यों बोलते हो? क्योंकि बात करें बच्चे वाली साइड से भाइयों, कोरियन का और एलेंटोस का रोल है, एमनियन का तो कतई रोल नहीं है। और योग से एक तो लोअर करेक्टर है, तो कुछ पार्ट तो प्लेसेंटा में मर्ज हो जाता है और कुछ पार्ट अम्बिलिकल कॉर्ड में मर्ज हो जाता है और बाद में खत्म हो जाता है। तो जो पार्ट खत्म हो रहा है उसका रोल थोड़ी मानेंगे। नहीं नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया? दोबारा बता देता हूं, इधर देख लो। मैं फिंगर टच कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मर्ज होगा और आगे जाके मैं बता दूं, इतना एक डिस्क लाइक, एक प्लेट के जैसा इतना चौड़ा, प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकली इतना चौड़ा भाई, और लगभग इतना मोटा, लगभग 2.5-3 सेंटीमीटर या 1 इंच मोटा। जो मांस का लोथड़ा होता है ना, वही प्लेसेंटा होता है, सिंपल सी बात। जिसमें मटरनल टिश्यू भी होता है, डेसिडुआ बेसिलिस। और बच्चे वाली साइड का कौन कौन सा? दोबारा सुन लो, इधर देखो, ये और ये पार्ट मर्ज होगा और आगे जाके इतना मोटा हो जाएगा, फिर बोलो कंडेंस हो जाएगा, अच्छे से कंडेंस हो जाएगा और मोटा टिश्यू बन जाएगा। बात करें इसी मोटे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। जल्दी बोलो, बच्चे वाली साइड से किस किसका रोल है? एमनियन का है, कोरियन का है, एलेंटोइस का है, योक्सेक का है, इल्ले 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 इसका, सॉरी है इसका, लेकिन इसका रोल मानेंगे नहीं हम लोग क्योंकि मर्ज जरूर हुआ है। तो याद रखना, मेनली रोल किसका? एलेंटोस का और कोरियन का। आप ह्यूमन के प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं? एलेंटो कोरियन। क्या बोलते हो? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है ना? समझते जाना, गलती से मिस मत करना पूरी क्लास, नहीं तो उड़ जाएगा सारा टॉपिक। ठीक है, ये एलेंटो कोरियन भाइयों बोले पड़ गया सर। फिर ये अम्बिलिकल कोड क्या होता है? अम्बिलिकल कोड क्या होता है? अम्बिलिकल कोड, चलो उसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ। ये ब्लू कलर से मैं एक रिंग बना रहा हूं। ये टिश्यू आगे जाके मर्ज होगा 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 और फाइनली एक लंबी सी रस्सी बन जाएगी जो इस मार्कर से भी मोटी होती है। ठीक है, और उसमें है ना सिर्फ आर्टरी और वेन होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होती क्योंकि सप्लाई चाहिए। और लगभग इतनी बड़ी एक रस्सी बन जाएगी, उसी को आप अम्बिलिकल कोड बोलते हो। ठीक है, कैसे मैं बताऊं? ये रिंग बना रहा हूं, ये रिंग आगे जाके मर्ज होगी। सर ये कौन से महीने का डायग्राम बनाया आपने? देखो मंथ में भी नहीं बता सकता, एक रनिंग डायग्राम है, अपने को कंटेंट पढ़ने से मतलब है। क्योंकि बच्चा हर हफ्ते में पूरा चंद चेंज हो जाता है, कब क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। देखो ब्लू कलर का मैंने मार्कर लिया और मैं एक रिंग बना रहा हूँ, ये रिंग आगे जाके मर्ज हो जाएगी और फिर उस रिंगी से, उसी रिंग से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये देखो समझ में आया? ये जो मैंने कंटेंट बनाया, तो जल्दी बोलो इस रिंग के अंदर, जल्दी बोलो, एमनियन आया है? यस सर।
योगसेक भी है, यस। एलेंटोस भी है, यस। कोरियन है, नो सर। आगे जाके पूरा पार्ट मर्ज होगा और इसी से बनेगा भाइयों अम्बिलिकल कोड। क्या बनेगा? अरे क्या बनेगा? इससे अम्बिलिकल कोड बनेगा। नहीं समझ में आया? नहीं 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 आया। इससे अम्बिलिकल कोड बनेगा तो जल्दी बोलो, अम्बिलिकल कोड बनाने में बच्चे वाली साइड से कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का रोल नहीं है? कोरियन। और प्लेसेंटा में किसका नहीं है? एमनियन। आया समझ में? नहीं आया? आया। ये पूरा पार्ट मर्ज होता 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 एक लंबी सी स्ट्रक्चर बनेगा जो फाइनली अम्बिलिकस, ये हमारे यहाँ पर, ये हमारी नाभि अम्बिलिकस से आके अटैच होता है। बोलो समझ में आ रहा है? तो इसमें ना, वैसे तो मैंने देखो रोल आपके एलेंटोइस का भी बताया, एमनियन का भी बताया, योगसेक। अब योगसेक तो देखो वो तो लोअर करेक्टर तो खत्म हो जाता है, तो उसको अपन कहीं भी नहीं मानते वैसे भी, ठीक है। तो मेनली रोल है एलेंटोइस का और एमनियन का, लेकिन एमनियन का रोल भी कम है। देखा जाए तो मेन रोल है ना एलेंटोइस का ही है, और एलेंटोइस में ब्लड कैपिलरी है, और यही ब्लड कैपिलरी आगे जाके आर्टरी और वेन बनाएगी। हाँ, तो अम्बिलिकल कोड में आर्टरी वेन के अलावा कुछ होता ही नहीं है। बोलो। अब मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को सब कुछ पढ़ा दो फिर भी इमेजिन नहीं हो पाता, एक रफ डायग्राम बनाता हूँ, आपको भी सारी चीजें जो मैंने बोली ना ओके समझ में जाएगी। चलो इधर देखो फटाफट, इधर देखो, ये मैंने लिखा, ये है कोरियन। क्या है ये? अरे क्या है ये? और ये इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है भाइयों, ये है कोरियोनिक विलाई। क्या है ये? और ये मैंने बना दिया, ये है एम्ब्रियो। क्या है ये? एम्ब्रियो, ये टावर है, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में ये यहां से अम्बिलिकस, अम्बिलिकस ये होता है ना, नाभि होता ना भाई। अब अपनी मां से यहीं से जुड़े हुए थे, तो ब्लू कलर से बनाए, मैं ब्लू कलर से ही बना रहा हूं। ये देखो एक लंबी सी रस्सी यहां से निकल रही है, अटैच हो रही है, ये देखो काफी लंबी होती है, बात करें ये, और नीचे आकर ये से फैल जाएगी। ये जो ब्लू कलर से बनाया है भाइयों, ये है अम्बिलिकल कोड। क्या है ये? अच्छा, ये माँ वाला टिश्यू, ये माँ वाला टिश्यू, ये माँ वाला टिश्यू, ठीक है, ये माँ वाला टिश्यू। समझ में आया? तो इधर माँ की ब्लड कैपिलरी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी, ब्लड वेसल्स है, शानदार, ब्लड कैपिलरी सब कुछ होगा, ठीक है। ये डेसिडुआ बेसिलिस। क्या है ये? डेसिडुआ बेसिलिस किसका टिश्यू है? हाँ, ये मैटरनल टिश्यू है भाइयों, ये मैटरनल टिश्यू है। और दूसरी तरफ इधर भी ब्लड कैपिलरीज होगी, ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज, ये ब्लड के, तो ये ब्लड कैपिलरी किसकी है? बच्चे की कि माँ की? बच्चे की। और यही ब्लड कैपिलरीज भाइयों मर्ज होती होती आर्टरी और वेन बनाएगी। तो सुनना, इसमें आर्टरी और वेन रन करेगी, इसमें आर्टरी और वेन रन करेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो ब्लू कलर से मैंने बनाया, ये तो है अम्बिलिकल कोड, और उसमें आर्टरी और वेन होगी। नहीं और क्या होगी भैया, और क्या चाहिए आपको आर्टरी और वेन के अलावा? दैट्स ऑल। आपको ब्लड सारा नरिशमेंट लेके जाना प्लेसेंटा के थ्रू। सुनना सर, अभी भी प्लेसेंटा समझ में नहीं है, इसमें प्लेसेंटा कहाँ है? अरे जो नजर आ रहा है ना, बस यही प्लेसेंटा है। चलो मैं ग्रीन कलर के मार्कर से डैश डैश करके बता देता हूँ, उसके अंदर जो आएगा वो प्लेसेंटा है, ढंग से देख लेना। इधर देखो, इधर देखो, ए समझ में आ गया? समझ में आ गया? बस ये जो ग्रीन कलर से मैंने जो डैश 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 करके बताया, इसके बीच का जो ओवरऑल टिश्यू है भाइयों, ये जो पूरा बात करें, ये मांस का लो थोड़ा, बस इसी को हम लोग बोलेंगे प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आया? अब सुनना, ये जो एमनियन था ना, ये भी बच्चों को ऑलमोस्ट चारों तरफ से ग्रो करता करता एमनियन भी काफी बड़ा हो जाता है, और ये मेनली बच्चा एमनियन में ही तैरता रहता है। ये देखो, ये बात करें, ये एमनियोटिक कैविटी है। कौन सी कैविटी है? और ये एमनियोटिक फ्लूइड में टावर तैर रहा है। भले पड़ रहा है? नहीं भले पड़ा? आया समझ में? सच्ची बोलो, कोई डाउट नहीं किसी को? तो फिर इधर देखो, अभी अभी बता रहे, धीरे 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 आ रहे पुत्र, अभी बता रहे हैं। सुनो, सुनो, वो क्या लिखा फिर मैंने? अम्बिलिकल कोड में नहीं होता, अम्बिलिकल कोड प्योरली बच्चे का होता है। अब वही तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही, सुनो तो सही, अभी वो सब आ जाएगा दोबारा। अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा क्या होता है ये समझ में आ गया ना? ओरिजिन और क्या फंक्शन होता है अभी दोबारा बताऊंगा मैं, शांति रहो, कभी से पढ़ा रहा हूँ। इधर देखो, इधर देखो, देखो, चलो फटाफट बता देता हूँ, फटाफट मैंने क्या क्या बताया। देखो योग से कि मैंने 3 फंक्शन बताया, जल्दी बोलो। ये बच्चों को नरिशमेंट देगा, पीजीसी को जगह देगा, फर्स्ट आरबीसी बनाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। एलेंटोइस जो है ना, बस ये ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड वेसल बना लेगा, तो कुछ ब्लड वेसल तो प्लेसेंटा में मर्ज हो जाएगी, और बड़ी ब्लड वेसल अम्बिलिकल आर्टरी और वेन बना लेगी, जो कि अम्बिलिकल कोड का पार्ट होता है। दैट्स ऑल, उसके अलावा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। चलिए अब आते हैं एम्यूनिटिक पे। किस पे आते हैं? एम्यूनिटिक की। एम्यूनिटिक कैविटी
क्या फंक्शन करती है? कई बच्चे दिमाग लगाते हैं सर नरिशमेंट देगी। ओ भाई एमनियोटिक फ्लूइड क्यों नरिशमेंट देगा? नरिशमेंट तो सीधा मां से मिल रहा है पाइप के थ्रू। बोलो। तो अम्बिलिकल नरिशमेंट ये नहीं देता, नरिशमेंट तो इधर से मिलेगा। तो सुनना, अब तीसरी लेयर का बता रहा हूँ। दो के फंक्शन बता चुका हूँ, योग शेक का बता दिया, एलेंटोस का बता दिया। बोलो। एलेंटोस का ज्यादातर पार्ट तो अम्बिलिकल कोड बनाता है और थोड़ा सा पार्ट प्लेसेंटा में मर्ज होता है। बोलो। वो ब्लड कैपिलरी बनाता है। अब वो कहीं भी ले जाओ, उसका आपकी मर्जी। अब आ जाते हैं एमनियोटिक, बात करें केविटी, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। किसी के पास पॉलीथीन है, पॉलीथीन ज्यादा से समझ में आएगा, है किसी? कोई भी पॉलीथीन चल जाएगी। पॉली बैग, अरे थैली है किसी के पास? हाँ ये शानदार चलेगी, शानदार भागेगी। बहुत बढ़िया। चलो बातचीत नहीं, शांति से, शांति से लाइव चल रहे हो तुम लोग। ठीक है, यू मानो ये जो ये पॉलीथीन है, इसको एमनियोटिक केविटी मानो, और ये एमनियोजेनिक सेल है, और ये एमनियोटिक केविटी, और इसमें मानो फ्लूइड भरा हुआ है। और ये मानो जो ये डस्टर है, इसको मान लो टाबर। क्या मान लो? मतलब बच्चा। ठीक है, अब इधर देखो, बात करें जो, शांति 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 से। ये देखो, एक्चुअली ये बिल्कुल इस तरह से, जैसे टावर इसको बिल्कुल बीचों बीच आ गया। अब देखो गलती से बाहर से चोट लगेगी, शॉक एब्जॉर्बर किसका काम करेगा? प्रैक्टिकली समझो। एक्चुअली टावर इसी में फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है, स्विम करता रहता है, घूमता रहता है आराम से। अरे बोलो। ये देखो शॉक एब्जॉर्बर का एक काम तो ये हुआ कि माँ को यदि चोट भी लगती है तो अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि बच्चा उसी एमनियोटिक फ्लूइड में तैर रहा है, स्विम कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। तो एक फंक्शन तो हो गया शॉक एब्जॉर्बर। देखो कहीं से भी चोट नहीं लगी, चारों तरफ से कवर करेगा प्रैक्टिकली। बोलो। सेकंड, माँ को बायोन्सी देगा। क्या देगा? ताकि हेवीनेस फील ना हो 9 महीने तक, क्योंकि फ्लूइड तो बायोन्सी देगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये जो फ्लूइड है एक्चुअली अंदर जो बच्चा है उसको डेसिकेशन से, अर्थात सूखने से, अर्थात मरने से बचाता है। याद रखना, यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया, बच्चा मर जाएगा, एबॉर्शन हो जाएगा। नॉर्मली इसका लेवल 1 लीटर होता है। कितना होता है? कितना होता है? और यदि 500 से कम हुआ तो एबॉर्शन हो जाएगा, बच्चा सूख जाएगा, मर जाएगा बच्चा। और जरूरत से ज्यादा हो गया, वैसे ऐसा कम ही होता है कि जरूरत से ज्यादा हो तो बच्चे की फिर ग्रोथ रुक जाएगी, कुछ ज्यादा फ्लूइड है तो बच्चे की सेल को डिवीजन ही नहीं करने देगा। और अब बोलो, ये होता है इम्यूनिटी फ्लूइड। देखो मैं दे रहा हूं, उसे चोट ही नहीं लग रही अंदर तक, तो शॉक एब्जॉर्बर है। बच्चे को डेसिकेशन से बचा रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेसिकेशन से बचाना, प्रिवेंट करना, क्योंकि डेसिकेशन हुआ बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा। ठीक है, और तीसरा बायोन्सी देगा। क्या देगा? ताकि फीमेल को हैवीनेस फील ना हो। भाई वो समझ में आ रहा है? आ रहा कि नहीं आ रहा? तो नॉर्मली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, नॉर्मली जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, मैं यहां लिख देता हूं अलग से। नॉर्मल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड, इसका अमाउंट होता है 1 लीटर। कितना होता है? 1 लीटर। लेकिन यदि किसी फीमेल में 500 ml से भी कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ओलिगोहाइड्रेमनियोस। क्या बोलेंगे? ओलिगोहाइड्रेमनियोस। और इसका रिजल्ट होगा एबॉर्शन। क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, इस एमनियोटिक फ्लूइड को बनवा कौन सा हार्मोन रहा है? प्रोजेस्टेरोन। अब पता लगा प्रोजेस्टेरोन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि सीक्रेटरी नेचर है तो प्रोजेस्टेरोन ही डेवलप करवाएगा। और यदि वो कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो एमनियोटिक फ्लूइड कम, एमनियोटिक फ्लूइड कम तो एबॉर्शन। तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन हुआ, एबॉर्शन नहीं होने देगा। बोलो बोलो बोलो। लेकिन कभी कभार किसी किसी में ज्यादा भी हो जाता है, यदि 1500 ml से भी ज्यादा हो गया तो कंडीशन को बोलेंगे भाइयों पॉलीहाइड्रेमनियोस। क्या बोलेंगे? और इस कंडीशन में बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। एक सिंड्रोम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, बात करें जो है इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि जरूर ज्यादा फ्लूइड उसको दबा देगा। अरे बोलो। तो नॉर्मल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 लीटर। कितना होना चाहिए? अरे कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है? नहीं आया? आया? बहुत बढ़िया। 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स में पढ़ा चुका हूं। योग से पढ़ा दिया। नरिशमेंट, आरबीसी, फर्स्ट आरबीसी और पीजीसी को जगह देता है। ब्लड कैपिलरीज है तो ज्यादातर तो अम्बिलिकल कॉर्ड में आ गई, थोड़ी सी प्लेसेंटा में आ गई, दैट्स ऑल। एमनियोटिक फ्लूइड बायोन्सी देगा, शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, और बात करें डेसिकेशन से प्रिवेंट करेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो ये इस तरह से होगा। बात करें जो है, इधर देखो, बात करें, 2 हो गया। अब आते हैं तीसरे पे। किस पे आते हैं? तीसरे पे। तीसरा होता कोरियन। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे? सुनो, एक बात बताना भाइयों मुझे,
कोरियन जो है 2 लेयर से बना है। किससे बना है? सभी 2 से बने। तो कोरियन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्टिक सेल। क्या नाम है? एक बात बताना, क्या इन्हीं ट्रोफोब्लास्टिक सेल के सिक्रेटरी नेचर की वजह से इम्प्लांटेशन हुआ था क्या? इन्होंने ही तो लाइटिक एंजाइम बनाए थे, जिसकी वजह से तो बात करें जोना प्लूसिड और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन डिसोल्व हुई थी। और फिर जैसे इसका इम्प्लांटेशन हुआ था फटाफट इसने एक हार्मोन बनाया था जिसका नाम था HCG। क्या नाम था? अब उस HCG को नाम HCG पता है क्यों मिला? सब लोग इधर देखो। क्या ट्रोफोब्लास्टिक सेल शुरू से सिक्रेटरी नेचर की रही है क्या? बिल्कुल नहीं है। अब देखो सुनो, हम कितने समझदार है, साइंटिस्ट कितने समझदार है, उन्होंने नोमेनक्लेचर पहले से कर दिया। ये ट्रोफोब्लास्टिक सेल आगे जाके, चूंकि ये मेनली कोरियन बनाती है, क्या बनाती है? और कोरियन जो है वो मेनली प्लेसेंटा बनाता है। क्या बनाता है मेनली? अरे बना रहा है ना। तो हम लोग बोलते हैं ना कि प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? तो हम सबको पता है कि प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज होते हैं, ये प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है। पर हम सबको अभी तक ये नहीं पता था कि प्लेसेंटा से हार्मोन तो रिलीज होते हैं, लेकिन वो माँ वाली साइड से रिलीज थोड़ी होंगे। माँ क्यों रिलीज करेगी हार्मोन? बच्चे वाली साइड से रिलीज होंगे। और बच्चे वाली साइड से ये ब्लड के पहले थोड़ा रिलीज करेगी, ये अंदर वाली जो ग्रीन लेयर है ये भी रिलीज नहीं करेगी। सिर्फ ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री है जो कि एग्जैक्ट ट्रोफोब्लास्ट है, जो आगे जाके कोरियन बना, और यही कोरियन आगे जाके प्लेसेंटा बनेगा। तो याद रखना, प्लेसेंटा का जो एंडोक्राइन नेचर होता है वो सिर्फ इस ब्लैक कलर की बाउंड्री के कारण होता है, जो की बात करें फाइनली अब एमनियन बन चुका है। अरे बोलो। इसीलिए तो बात करें प्लेसेंटा से रिलीज होने वाले हार्मोन के नाम के आगे लगा होता है ह्यूमन कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन, अरे बोलो कोर्टिकोट्रोपिन, बोलो बोलो बोलो। नहीं समझ में? नहीं 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 आया नहीं आया। तो भाई मेरे ट्रोफोब्लास्ट तो कितनी इंपॉर्टेंट लेयर हुई, इम्प्लांटेशन भी करवाता है और एंडोक्राइन नेचर ऑफ प्लेसेंटा भी इसी के कारण होता है। नहीं समझ में आया? नहीं आया 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 ना समझ में? आ गया? इंटेलिजेंट बच्चे, चलो आगे चलते हैं। कोरियन, ट्रोफोब्लास्ट, प्लेसेंटा, समझ में आ रहा मित्रों? चले आगे चलते हैं। आगे चलो, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो आप कहेंगे सर 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 एक बात बताओ, ये जो प्लेसेंटा है वेल डेवलप प्लेसेंटा कब बनता है? देखो यार, प्लेसेंटा बनना स्टार्ट होता है 3 to 4 वीक में, लेकिन वेल डेवलप प्लेसेंटा बनता है 3 to 4 मंथ में। और जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का एकमात्र सोर्स कॉर्पस ल्यूटियम होता है। कौन होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। फिर चौथे महीने बाद जब वेल डेवलप प्लेसेंटा बन जाता है, तो फिर कॉर्पस ल्यूटियम का कोई रोल नहीं रहता। बोले अब, लेकिन वो मेंटेन रहेगी क्योंकि एससीजी तो जाता रहेगा। अरे बोलो। दूसरी बात, तो सर जब तक प्लेसेंटा नहीं बना तो फिर नरिशमेंट कहां से आ रहा था? भाई अभी तो क्या हुआ, माँ की तरफ से नरिशमेंट आया, प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर चला जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके अंदर चला जाता है, और बच्चे का जितना भी CO2 नाइट्रोजनस वेस्ट है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर माँ में आ जाता है। अम्बिलिकल कोड क्या हुआ? अम्बिलिकल कोड इज अ कनेक्शन इन बिटवीन द फीटस एंड प्लेसेंटा, कंप्लीटली बच्चे का टिश्यू है, एंड प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन इन बिटवीन द अम्बिलिकल कोड एंड माँ। अरे बोलो। प्लेसेंटा माँ और अम्बिलिकल कोड के बीच का कनेक्शन है, और अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा और बच्चे के बीच का कनेक्शन है। अम्बिलिकल कोड में माँ का कोई रोल नहीं है, अम्बिलिकल कोड में माँ का कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, और माँ बच्चे का ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, एंटीजन दोनों का अलग अलग है। याद करो। तो सर फिर यहां तो ब्लड मिक्स होता है, वो कौन बोला? प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? किसका काम करता है? ये इतना कंडेंस हो जाता है कि कोई भी चीज जो माँ के ब्लड में जा रही है वो फाइनली बात करें बच्चे में नहीं एंटर कर पाएगी। प्लेसेंटा अपने आप में एक बैरियर का काम होता है, इतना मोटा टिश्यू होता है, इसको कोई छोटी मोटी चीज क्रॉस नहीं कर सकती, बड़ी चीज क्रॉस नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा छोटी चीज क्रॉस करेगी, जैसे IgG। अरे बोलो। बड़ी एंटीबॉडी तक क्रॉस नहीं करती। सेल तो असंभव, सेल तो। प्लेसेंटा एक बैरियर का काम करता है। आप कहेंगे सर कैसे होता है बैरियर? मैं बताऊं कैसे होता है। कोई भी चीज यहां से यहां और यहां से यहां आएगी तो प्लेसेंटा को उसको क्रॉस करना पड़ेगा। अब इसमें टोटल 6 लेयर होती है। कितनी होती है? और 6 लेयर में कनेक्टिव टिश्यू बहुत मोटा होता है। कैसे मैं बताऊं? याद करो, इधर की ब्लड कैपिलरी, इधर की ब्लड कैपिलरी, तो ब्लड कैपिलरी का टिश्यू होगा एंडोथीलियम। क्या होगा? तो दोनों तरफ की ब्लड कैपिलरी, ब्लड इसके अंदर है तो इसके एंडोथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा। सबसे पहले एंडोथीलियम। सेकंड नंबर पर दोनों तरफ की बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों तरफ की, और तीसरी तरफ दोनों तरफ का कनेक्टिव टिश्यू, और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ बहुत मोटा होता है। अरे बोलो। तो कोई भी चीज इस ब्लड कैपिलरी से लेके इस ब्लड कैपिलरी तक जाएगी तो इसके एंडोथीलियम को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू आएगा इसका, फिर बच्चे का कनेक्टिव टिश्यू आएगा, फिर बच्चे की बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी, फिर बच्चे की एंडोथीलियम की ब्लड कैपिलरी की एंडोथीलियम आएगी। तो जो इधर से इधर जाएगा उसको भी इतनी लेयर क्रॉस करनी है, जो इधर से इधर आएगा उसको भी इतनी लेयर क्रॉस करनी है। तो अपने आप ही प्लेसेंटा बैरियर हुआ नहीं हुआ?
अरे हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल बैरियर हुआ भाई। कोई भी चीज माँ के ब्लड में रन करेगी, लेट इट रन, लेकिन वो अल्टीमेटली फीटस में नहीं जाएगी। सिर्फ वही चीज आएगी जो प्लेसेंटा सेलेक्ट कर करके भेजेगा, जिनकी साइज छोटी होगी। बोलो बोलो। तो प्लेसेंटा बैरियर का काम किया नहीं किया? अरे किया नहीं किया? बिल्कुल किया। दूसरी बात, प्लेसेंटा वेल डेवलप्ड बनता है तीसरे से चौथे मंथ में, और फाइनली फिर यहीं से नरिशमेंट मिलेगा। तो आप कहोगे सर तीसरे से चौथे महीने तक फिर नरिशमेंट कौन देगा इस बच्चे को? मैं बताऊं कौन देगा, रुको। नहीं नहीं, योग से जरा सा होता खत्म हो जाता हो। योग से 5, 10, 15 दिन का मेहमान होता है, उसके बाद खत्म हो जाता, ज्यादा नहीं जाता। मतलब वो बिल्कुल न्यूट्रिशन तो खत्म हो जाता रहता है तीसरे चौथे महीने तक, लेकिन नरिशमेंट इसमें जरा सा होता, ज्यादा नहीं होता। इधर देखो, मैं बताऊं क्या होता है। जैसे इम्प्लांटेशन होगा, जैसे इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन के बाद ठीक है ये मायोकार्डियस बेसिलिस है, ठीक है मेरे भाई, लेकिन चारों तरफ कैप्सुलरिस है, वो भी तो अपने को पता होना चाहिए। याद रखना, जैसे ही इम्प्लांटेशन फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ये जो कोरियन है, कोरियन कोरियन कोरियन, ये चारों तरफ कोरियोनिक विलाई बना लेगा। आप कहेंगे सर अभी तो कोरियोनिक विलाई केवल प्लेसेंटा वाले पार्ट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि भाई अब वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा बन चुका है ना, तो बस वहीं कोरियोनिक विलाई होंगे, बाकी जगह से गायब हो जाते। जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा, इस पूरे बच्चे के नरिशमेंट का सारा ठेका इन कोरियोनिक विलाई के पास होता है। और शुरू में कोरियोनिक विलाई, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, चारों तरफ कोरियोनिक विलाई होते हैं, चारों तरफ इधर इधर, यानी डेसिडुआ से, कैप्सुलरिस से भी नरिशमेंट लेगा बच्चा, जहां जहां से नरिशमेंट ले सकता। 3D में इसको इमेजिन करो, 360 डिग्री में हर जगह से नरिशमेंट लेगा। क्यों? क्योंकि अभी प्लेसेंटा नहीं बना है। और एक बार जब वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा बन जाएगा, तो ये जो कोरियोनिक विलाई है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बच्चे वाली साइड के, वो बाकी वाले साइड से गायब हो जाएंगे। देखो मैंने कहीं भी नहीं बनाया, केवल यही बनाया, क्योंकि अब वेल डेवलप्ड प्लेसेंटा बन चुका है। तो जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा, तब तक नरिशमेंट की जिम्मेदारी केवल और केवल कोरियन के पास है। किसके पास है? और कोरियन चारों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। समझ में आया? नहीं आया? तो कोरियन तो सुपर इंपोर्टेंट हुआ। कैसे? सारे फंक्शन फटाफट। इसने इम्प्लांटेशन करवाया, जोनाबोलिसुडा को हटाया, इसने इम्प्लांटेशन कराया, लाइटिक सेल के एंजाइम बनाए, उसके बाद इम्प्लांटेशन कराया। इम्प्लांटेशन करने के बाद जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, पूरा नरिशमेंट भी इसने दिया। और प्लेसेंटा बनने के बाद भी उसका जो एंडोक्राइन नेचर है, वो भी इसी की वजह से। अरे बोलो, अरे बोलो। और कवरिंग प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि सबसे बाहर की तरफ से, सबसे बाहर की तरफ है। समझ में आया? समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? मैंने सारा पढ़ा दिया। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे के अंदर खुद की सीलोम होगी, हम ट्रू सीलोम में कैनिमल है, लेकिन बच्चे के बाहर भी एक सीलोम है। सर कौन सी? कहाँ है? ये रही ना, ये जहां मैंने फिंगर। अच्छा ये इतनी मोटी नहीं होती जगह, ये तो डायग्राम समझाने के लिए पीछे तक नजर आए, ऑनलाइन वालों को नजर आए, इसलिए डायग्राम मैंने बड़ा बनाया। ये बिल्कुल नेरो होती है, देखो इस डायग्राम में देखो, काफी नेरो बना रखी है मैंने, और इससे भी नेरो होती है। एक्चुअली क्या, ये भी एक सीलोम है। अच्छा मैं इसको केविटी बोलूं कि सीलोम बोलूं? क्यों? सीलोम तो उनको बोलते हैं जो मेसोडर्म से लाइंड होती है। हाँ तो ये भी तो मेसोडर्म से लाइन है। ये विसरल है, पैराइटल है, पर है तो मेसोडर्म ही। हाँ एक्स्ट्रा वा उससे क्या फर्क पड़ता है तो मेसोडर्म ही। तो याद रखना ये भी एक सीलोम मानी जाएगी, लेकिन ये सीलोम बच्चे के नहीं है, बच्चे के बाहर की है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। क्या पढ़ा रहा हूं? जोर से बोलो। सब लोग इधर देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इधर 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 इधर। पहले मैं फटाफट चारों एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन के फंक्शन फटफट, या तो आपसे पूछ लूं या मैं बता दूं, बोलो क्या करूं? तुमसे पूछ लूं? कोई बता देगा? कोई भी? एनीवन? वो लड़का जो दिन भर पेन लाता रहता, खड़ो। यस, स्मार्ट से लड़के। क्या बात। सबसे पहले यहां से योग से के फंक्शन बता फटफट। ऑनलाइन वाला तुमको टाइम मिल रहा है, तुम भी दिमाग लगाओ, सोचते रहो ऐसे ही। न्यूट्रिशन किसको देगा? माँ को? बच्चे को? अच्छा ठीक है, फिर और? योग से एक बायोन्सी देता है, ये मैंने कब बताया? फ्लूइड देता है? माइला कुछ भी, मतलब इम्यूनिटी फ्लूइड योग से निकल के आया? तो मैं योग से का फंक्शन पूछ रहा हूं। आरबीसी तो ऐसे बोले ना, आरबीसी और न्यूट्रिशन और, अरे पीजीसी को जगह देगा ना। हाँ चल ठीक है। एमनियोटिक कैविटी या फ्लूइड के फंक्शन बता। बायोन्सी और शो, अरे प्रैक्टिकली बताओ इस पॉलीथीन से यार। मतलब अब तो जो अनपढ़ बच्चा, एक 10th स्टैंडर्ड का बच्चे को बिठा दो, उसको भी समझ में आ जाएगा। उसको पुराने से कोई मतलब नहीं, कल की क्लासों से नहीं अटेंड करी तो भी आज का पूरा समझ में आ रहा है। मैंने कल का कुछ भी नहीं ऑब्जर्व किया। और बोलो। बायोन्सी देना, शॉक एब्जॉर्बर और
डेसिकेशन से बचाना, क्योंकि इस पानी के बिना बच्चा मर जाएगा। 500 मिलीलीटर से कम हो ना एबॉर्शन हो जाएगा। 1 लीटर होना चाहिए नॉर्मली। आया समझ में? वेरी गुड। 3 के एलन तो इसके बता। ब्लड कैपिलरीज है सर, और ब्लड कैपिलरीज कुछ तो इन कोरियोनिक विलाई में धस जाती है, और आगे जाके कुछ तो प्लेसेंटा में, और ज्यादातर अम्बिलिकल कोड में, क्योंकि उसी से आर्टरी वेन बनती है। वेरी गुड, सब आता तेरे को कोरियन का। अरे इम्प्लांटेशन इसने कराया भाई। प्लेसेंटा का मेन पार्ट भी यही है, प्लेसेंटा का एंडोक्राइन पार्ट भी यही है, सारे हार्मोन भी यही बनाता है। और जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता, नरिशमेंट भी यही देता है। सबसे बाहर है तो कवरिंग और प्रोटेक्शन भी यही देता है। तो शानदार है। आता तेरे को सब, बैठ जा। वेरी गुड। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा। पढ़ा दूं एक साथ ही या ब्रेक दूं? पढ़ा दूं? मेरा डायग्राम बनाओगे? नहीं, रुक जाओ, पहले मैं पढ़ाई देता हूँ, बाद में आराम से ब्रेक ले लूंगा मैं। गला एक साथ ही दुख जाएगा, फिर एक साथ ही ब्रेक हो जाएगा, है ना? सबसे बढ़िया है। हाँ, लिंक टूट जाता भी। इधर देखो, बात करें। अरे नहीं टूटेगा, मजबूत है। मजबूत है। हाथ हाथ की बात कर रहा हूं मैं। अंबुजा सीमेंट का बना हुआ है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, इधर देखो, बात करें। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ा देता हूं। डायग्राम तो पूरा हो गया। इधर देखो भाइयों, एक बात बताना। अम्बिलिकल कोड इज ए कनेक्शन इन बिटवीन द एम्ब्रियो या फिटस, मतलब इन अम्बिलिकल कोड इज ए कनेक्शन इन बिटवीन द बच्चा एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन इन बिटवीन द अम्बिलिकल कोड एंड मां, मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू, अरे बोलो। प्लेसेंटा बैरियर है, मैंने आपको बता दिया भाइयों। आगे चलो। होता क्या है कि ये जो बात करें अम्बिलिकल कोड है, इसमें से बच्चे का सारा नरिशमेंट की जिम्मेदारी अम्बिलिकल कोड के ब्लड में से ही है। तो सुनना, आर्टरी वो होती है जो हार्ट से दूर जाती है। ये यूनिवर्सल आंसर होता है। वो ऑक्सीजन डिऑक्सीजन फर्जी वाला होता है वो सब। वेन वो होती है जो हार्ट की तरफ आती है, टुवर्ड्स द हार्ट, वेन। अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी। तो चूंकि जो बच्चे का टिश्यू तो बच्चे के हिसाब से होगा, बच्चे का हार्ट के हिसाब से होगा। तो सुनना, ये जो प्लेसेंटा है, बच्चे के लिए इंटेस्टाइन भी यही है, क्योंकि फूड भी यही देगा। बच्चे के लिए लंग्स भी यही है, क्योंकि ऑक्सीजन भी यही देगा। क्या नहीं समझ में? आप जो खाते हो और बाहर से ऑक्सीजन लेते हो, वो सारा काम प्लेसेंटा कर रहा है। मैटरनल टिश्यू से मिलेगा। मैटरनल टिश्यू ग्लूकोज भी देगा। मैटरनल टिश्यू प्रोटीन, विटामिन, जो जो चाहिए खाने के लिए बच्चों को, ग्रोथ के लिए, वो सब देगा। ऑक्सीजन भी देगा। तो यहां से सब कुछ एक्सचेंज होकर उधर जाएगा। उधर से CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट सब इधर आएगा। फिर माँ की किडनी उसको फिल्टर करके निकालेगी। बोलो भाई, हम कितने टॉप के एनिमल है कि हम 9 महीने तक माँ से डायरेक्ट ब्लड के थ्रू जुड़े होते हैं। जबकि अंडे देने वाले एनिमल्स में क्या होता है? अंडा दिया, निकलनी फीमेल, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। एवोल्यूशन में कितने बेहतरीन करेक्टर्स हैं हमारे पास कि पूरे 9 महीने तक माँ से हर सेकंड आप माँ से एक्सचेंज कर रहे हो कि मम्मी ये लो, मेरे को ग्लूकोज दो फटाफट। मम्मी ने ग्लूकोज भेजा। मम्मी ये लो फटाफट, ये CO2 ले लो, ऑक्सीजन दो, नाइट्रो यूरिया ले लो, मेरे को फटाफट बात करिए दो, रसे ये दे दो, ग्लूकोज दे दो, जो दे दो, जो जो चाहिए आपको। अरे बोलो, क्या अल्टीमेट कनेक्शन है अपना। क्या औसम कैरेक्टर से बात करें अपने, और दीवारों के बीचों बीच है। कोई खतरा ही नहीं किसी इन्फेक्शन का, किसी तरह की बात करें उसका। सब कुछ दीवारों के बीचों बीच चल रहा है, इंटरस्टिशियल चल रहा है। भाई समझ में आ रहा है? तो सुनना, अब एक बात बताऊं। मैं एक बात बताऊं, अम्बिलिकल कोड में क्या होती है? जो आर्टरी है वो बच्चे से जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी कि डीऑक्सीजनेटेड लाएगी? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। और अम्बिलिकल वेन है, तो वेन है तो चूंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे के हार्ट की तरफ जा रही है, वेन है तो वेन ऑब्वियसली बात है प्लेसेंटा से जाएगी, तो नरिशमेंट और ग्लूकोज सभी सेम होगा, ऑक्सीजन भी सेम होगा। बोलो। चलो वो तो समझ में आता है कि आर्टरी वेन एक्सेप्शन होते हैं, और वो एक्सेप्शन फर्जीवाड़ा होता है। ऑक्सीजन CO2 का, आर्टरी वो होती है जो हार्ट से दूर जाती है, वेन वो होती है जो हार्ट की तरफ आती है। ये यूनिवर्सल आंसर होते हैं। लेकिन अगर की बात बताऊं, जैसे हमारा लीवर है, एक आर्टरी एक वेन, हिपेटिक आर्टरी हिपेटिक वेन। किडनी है, रीनल आर्टरी रीनल वेन। फीमर है, फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन। गोनाड है, गोनाडल आर्टरी गोनाडल वेन। लेकिन पता है आपको, इस अम्बिलिकल आर्टरी में, इस अम्बिलिकल वेन में दो तो होती है अम्बिलिकल आर्टरीज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है, और एक ही होती है अम्बिलिकल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बोलो ऐसा क्यों? ये नंबर ऊपर नीचे क्यों हुआ? नंबर ऊपर नीचे क्यों हो गया? मतलब जब बच्चे को ब्लड जा रहा है तो एक ब्लड वेसल से जा रहा है, ठीक है, वो जो भी वो मैटर नहीं करता, बेन है। लेकिन बच्चे से जब बात करें, ब्लड वापस आ रहा है प्लेसेंटा की तरफ, तो दो दो लेकर आ रही है। क्या ब्लड का अमाउंट बढ़ गया क्या? हाँ सुनो भाई, एक बात बताओ। जैसे हम है,
तो हमारा बात करें, हर ऑर्गन से आने वाला कोई भी चीज बात करें, वो किडनी में भी जा रहा है, और किडनी रेगुलर बेसिस पर लगातार नाइट्रोजन वेस्ट को फिलकर अलग से एक पाथवे के ब्लडर के थ्रू हम बॉडी से उसके एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। यानी लगातार हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को वर्क करवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया ब्लड में से छान छान के निकालते रहो। अब एक बात बताओ भाई, 9 महीने तक ही बच्चा है, जिंदा होना तो नाइट्रोजन वेस्ट तो बनेगा, तो बच्चा किडनी से निकाल निकाल कर निकालता रहेगा, तो संकट आना पड़ेगा। अरे बोल, तो बच्चा अपना पूरा का पूरा नाइट्रोजन वेस्ट भी ब्लड में ही डालेगा, और माँ की वो बात ब्लड में डालेगा तो ब्लड का अमाउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, जाते टाइम उसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह था, आते टाइम ठीक है CO2 भी होगा, लेकिन बच्चे का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट भी वो माँ को ही देगा, क्योंकि 9 महीने तक अंदर वो तो इम्यूनिटी फ्लूइड तो बात करें वो यूरिन का तालाब बन जाएगा। तो 9 महीने में कितना सारा यूरिन बन जाएगा। अरे बोलो, कितना सारा नाइट्रोजन वेस्ट होगा। तो याद रखना, आते टाइम बच्चे का नाइट्रोजनस वेस्ट भी होगा, वो पहले प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा, फिर माँ के ब्लड में जाएगा, माँ की किडनी उसको दोबारा फिल्टर करेगी, और फिर माँ के यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा। समझ में आया? समझ में आया? तो अम्लिकल कोड ये होता है। और अम्लिकल कोड बनाने में कौन सी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का रोल नहीं है? कोरियन का। देखो ना, कोरियन कहीं नजर ही नहीं आ रही उसमें। और प्लेसेंटा में किसका रोल नहीं है? एमनियन का। वो मर्जी नहीं हो रहा। अरे बोलो। चलिए अब इधर देखो, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा पढ़ते हैं। यह प्लेसेंटा है, बच्चा जब रिलीज होगा बात करें तो पूरा का पूरा प्लेसेंटा चला जाएगा बात करें बच्चे के पास। सबसे पहले तो इम्प्लांटेशन के बेसिस पर ये होता है इंटरस्टिशियल। कैसा होता है? क्योंकि यूट्रस के सुपरफिशियल नहीं है, दीवार के बीचों बीच हम दीवार को चौड़ा करके पढ़ रहे हैं। बोलो, कैसा होता है? इंटरस्टिशियल। दूसरा ये होता है डेसिडुएट। कैसा होता है? बच्चा जब पैदा होगा, ह्यूमन का बच्चा, तो एक बात बताओ, ऐसा थोड़ा है कि बस ये कोरियोनिक विलाई वहां से निकलेंगे बोले हमें जाने दो, ना 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 ना, ऐसा थोड़ी आता। तुम थोड़ी जाओगे, ये एंडोमेट्रियम ले जाओ इसको, क्या करेंगे? फीमेल 6 महीने बाद लैक्टेशन मेनोरे के बाद जब दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाएगी तो हर बार वो नया प्लेसेंटा बनाने की पावर रखती है। तो डेसिडुएट है। डेसिडुएट आपने प्लांट डाइवर्सिटी में पढ़ा होगा। डेसिडुएट फॉरेस्ट होते हैं। क्या होता है डेसिडुएट? डेसिडुएट फॉरेस्ट होते हैं। सिर्फ बच्चा ही नहीं जाएगा, आसपास जितनी भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनी है जिसमें प्लेसेंटा का माँ वाला पार्ट भी आ जाता है, सब चला जाएगा। हाँ, तो पूरा पार्ट निकाल दो, डेसिडुएट कर दो, पतझड़ की तरह जाने दो, अगली बार फिर बना लेंगे। पावर है आपके पास। अरे बोलो। तो डेसिडुएट होता है। क्या होता है? और एलेंटो कोरियन होता है। कैसा होता है? क्योंकि मेनली रोल एलेंटो इसका और कोरियन का होता है। ह्यूमन का मेमल का प्लेसेंटा, ह्यूमन का प्लेसेंटा एलेंटो कोरियन होता है। डेसिडुएट टाइप का होता है। इंटरस्टिशियल होता है। अरे होता है। मोनोडिस्कोइडल होता है। क्या होता है? एक डिस्क की फॉर्म में होता है। लोअर एनिमल्स में एक से ज्यादा डिस्क होती है, लेकिन फिर भी उतना अच्छा नरिशमेंट नहीं मिलता जितना ह्यूमन को एक ही से मिल जाता है। तो मोनोडिस्कोइडल। अरे एक ही तो डिस्क है, अरे एक ही तो डिस्क है। और ये होता है हीमोकोरियल। क्या होता है? क्या होता है? हीमोकोरियल का मतलब क्या होता है? देखो, लगभग लगभग 7वें 7.5वें महीने के बाद माँ वाले साइड का जो टिश्यू होता है उसमें छोटे छोटे ब्लड पाउच बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? छोटे छोटे। और ऐसा लगता है बच्चे वाले जो कोरियोनिक विलाई हैं वो माँ के ब्लड में डायरेक्ट डूबे हुए हैं और डायरेक्ट नरिशमेंट खींच रहे हैं। अरे बोलो, उसी को बोलते हैं हीमोकोरियल। क्या बोलेंगे? तो ये हीमोकोरियल होता है, इंटरस्टिशियल होता है, मोनोडिस्कोइडल होता है, एलेंटोकोरियन होता है, और डेसिडुएट होता है। क्या होता है? सबके मतलब समझ में आगे? आगे चलिए। अब प्लेसेंटा क्या एक बैरियर का काम करता है क्या? जोर से बोलो। तो सुनना, प्लेसेंटा बैरियर का काम करता है। तो होता क्या है कि कोई भी चीज यदि माँ खाएगी, यदि उसका मोलिकुलर वेट कम है तो फिर बच्चे में भी जाएगा। इसीलिए तो आप लोग जब सेकेंडरी एमबीबीएस में जाओगे, फार्मेकोलॉजी केडी त्रिपाठी, तो लास्ट में उसमें 3-4 पेज अलग से दे रखे कि दीज मेडिसिन आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द प्रेग्नेंट फीमेल। क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन आप प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं दे सकते, क्योंकि अपने एलोपैथी में काम आने वाली मेडिसिन खतरनाक केमिकल्स होते हैं, जैसे एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बोलो। तो एक एक एडल्ट पर्सन, आप हो, मैं हूं, एक नॉर्मल फीमेल है, हमारा लीवर है, किडनी है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होते हैं, हम टॉलरेट कर देंगे। लेकिन भाई मेरे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यदि कोई महिला ये खतरनाक केमिकल्स खाती है जिसको हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन बोलते हैं, माँ टॉलरेट कर सकती है, बच्चा टॉलरेट नहीं कर सकता। याद करो, 1950 में एक ट्रेजेडी हुई थी, बात करें यूएसए में, थैलिडोमाइड ट्रेजेडी। ये हुआ क्या था मैं बताऊं भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला में, जैसे फीमेल प्रेग्नेंट होती है, सबसे पहले एचसीजी हार्मोन आता है। ठीक है जी। ये एचसीजी हार्मोन फीमेल में मॉर्निंग सिकनेस लाता है। क्या लाता है? मॉर्निंग में फीमेल को उल्टियां होती है, मतलब 6 बजे उठेगी तो 8 9 10 बजे तक उल्टियां करती रहेगी। नॉर्मली होता है, नॉर्मली होता है। ठीक है। पुरानी हिंदी फिल्मों का फंडा भी होता ही है कि किसी भी फीमेल को प्रेग्नेंट दिखाना हो, उसको उल्टियां करा दो और खट्टा खाने का मन करा दो। ये पुरानी हिंदी फिल्मों के फंडे बता रहा हूं मैं आपको। और किसी को मारना हो तो पहले ब्लड कैंसर कराते थे। आनंद पिक्चर देखी हो तुम लोगों ने? तो किसी को मारना हो तो ब्लड कैंसर करा दो, और किसी को प्रेग्नेंट दिखाना हो तो वोमिटिंग करा दो, और बात करें जो है खट्टा खाने का मन करा दो।
और ऐसा वास्तव में होता है, ये सब एससीजी कराता है, क्योंकि एससीजी जो होता है ना, टेस्ट बड की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है और उसी से मॉर्निंग सिकनेस होती है। मतलब मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग टाइम में जो उल्टियां होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल को उस समय मॉर्निंग सिकनेस रोकने के लिए कोई मेडिसिन नहीं थी, और एक मेडिसिन आई थी जिसका नाम था थैलिडोमाइड। क्या नाम था? तो हुआ क्या कि महिलाओं ने इसको खा लिया, उनकी उल्टी उल्टी तो रुक गई, लेकिन हुआ क्या कि ये थैलिडोमाइड प्लेसेंटा को क्रॉस कर गई, और प्लेसेंटा को क्रॉस कर कर बच्चे में चली गई, और बच्चे में जो ऑर्गन बन रहे थे, तो जो हाथ और पांव बन रहे थे, उनकी ग्रोथ को रोक दिया, क्योंकि बच्चा तो अभी इतना सही है, इतना सही है, इतना सही है, इतना सही है, उसमें ऑर्गन बन रहे हैं। तो ऑर्गन बनने रुक गए, और बच्चे के हाथ और पांव सील के फ्लिपर के जैसे बन गए, और हजारों बच्चों की जिंदगी एक मेडिसिन ने बर्बाद कर दी। उनके बच्चों के यही उंगलियां निकल कर आ गई, छोटे छोटे चप्पू जैसे हाथ और पांव हो गए, इसको फोकोमेलिया बोला गया था। तो यूएस गवर्नमेंट ने फटाफट देखा कि यार ये ह्यूमन में क्या म्यूटेशन हो गया, क्या अचानक ही क्या हो गया ह्यूमन स्पीशीज में। तो देखा गया कि सबके प्रिस्क्रिप्शन में थैलिडोमाइड कॉमन था, तो सबसे पहले तो मेडिसिन को बैन किया गया, ताले लगाए गए कंपनी को। और फिर यूएस एफडीए क्या बना, यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मतलब नॉर्म्स है रूल्स वाला। इसके नॉर्म्स है रूल्स इतने खतरनाक होते हैं कि ज्यादातर कंपनियां इसको फॉलो नहीं कर पाती, बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। बात करें यूएस एफडीए, वो बना, बात करें जो है। और डब्ल्यूएचओ ने फिर एक टर्म दिया जिसका नाम था टेरेटोजन। क्या नाम था? कि टेरोटोजन वो केमिकल है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान कोई फीमेल इनको कंज्यूम करती है तो वो टॉलरेट कर सकती है, पर बच्चा कान टॉलरेट, बच्चा टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि बच्चा अभी तो बात करें तो ऑर्गेनोजेनेसिस में चल रहा है, उसको ऑर्गन बन रहे हैं, और तो खुद लीवर के बराबर नहीं है, क्योंकि लीवर ही आपकी बॉडी में किसी चीज को मेटाबोलाइट करता है, किडनी उसको फिल्टर करती है। तो जब भी आप कोई फालतू की चीजें खाते हो तो लीवर पर और किडनी पर ही लोड पड़ता है। तो आप कोई सी एलोपैथिक मेडिसिन खाओ, लीवर और किडनी पर ही लोड पड़ता है। इसे तो बोलते हैं ज्यादा दवाइयां खाने से लीवर और किडनी खराब होते हैं। बोलो ना, क्योंकि किडनी उसको फिल्टर करती है और लीवर उसको मेटाबोलाइट करता है। बोलो। तो याद रखना, टेरेटोजन वो केमिकल्स हैं, while consuming by the pregnant female they may cause permanent deformities in the fetus। वो परमानेंट और हमेशा के लिए हो जाएगा। तो टेरोटोजन में कई मेडिसिन भी आती है, जैसे अल्कोहल भी आता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिला ने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, अब वो नॉर्मल है तो चलो चलेगा, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट लीवर पे आता है, फर्स्ट सेरेब्रम पे आता है, सेकंड सेरिबेलम पे आता है। पहले तो आदमी टोकेटिव होता है, फिर धीरे धीरे लिम्बिक सिस्टम काम नहीं करता, वो लहराता हुआ चलता है, अरे बोलो। और लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट लीवर पे आता है। पर इंस्टेंटली कोई फीमेल है, उसने बात करें अल्कोहल कंज्यूम किया और वो प्रेग्नेंट है, मित्रों अल्कोहल तो प्लेसेंटा क्रॉस करेगा, बच्चे में जाएगा, बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ है और अंदर ही झूम रहे हो तो हाँ नशे से चढ़ गए होए, समझ गए। तो याद रखना, चलो अब बच्चा उसको कैसे टॉलरेट करेगा उस एथिल एल्कोहल को, वो तो अभी बात करें जो है ऑर्गेनोजेनेसिस में चल रहा है, तो ये उसके ऑर्गन को परमानेंट डैमेज कर सकता है, अरे बोलो। इसीलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज्यादातर मेडिसिन भी बैन होती है, और ये आलतू फालतू जो है एथिल एल्कोहल, बीड़ियां पीना, ये सब बैन होता है। भाई महिलाओं को बीड़ी पीने का शौक है, पर एटलीस्ट प्रेगनेंसी में छोड़ दो, एटलीस्ट प्रेगनेंसी में छोड़ दो। जैसे बाल्यावस्था से बीड़ी पीती है, अरे बोलो, पर एटलीस्ट अब तो छोड़ दो, इन 9 महीने के दौरान तो छोड़ दो। समझ में आया? नहीं आया? आ गया? कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो। भाई ये प्लेसेंटा है, यही इंटेस्टाइन है, मां से आएगा नरिशमेंट। यही बात करें जो है वो है लंग से, ऑक्सीजन भी यहीं से आएगी। आया? तो जाते टाइम सिर्फ ऑक्सीजन होगी, आते टाइम CO2 होगा, लेकिन बच्चे का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट भी तो होगा, बच्चा अंदर सुसु थोड़ी करेगा। आया समझ में? तो आते टाइम अमाउंट बढ़ गया तो 2 ब्लड वेसल लेकर उसको आएगी, और जो हार्ट से दूर जाती है वो आर्टरी होती है, और वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रही, तो नंबर उनका 2 होता है। आ गया? आ गया? हाँ, मेजोडम, हाँ बिल्कुल ऐसे बनता है। अब वो लंबा प्रोसीजर, उसको अपन स्किप कर दिया। हम्म, जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है बच्चे की नाक से जाके कहाँ जाएगा? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ना, बच्चा उसमें फ्लोट करता रहता है, थोड़ा बहुत एमनियोटिक फ्लूइड में भरा होता है, इसीलिए तो जैसे बच्चा निकलता है सबसे पहले उसके नाक साफ करते हैं, नाक में से खींचते हैं फ्लूइड, उल्टा लटका के 2 4 चिपकाते हैं ताकि एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकले। हाँ हाँ ये करते हैं, ये करते हैं भाई, कभी देखना आप लोग गूगल उसमें यूट्यूब पे देख लेना, ये करते हैं। अच्छा, कई बच्चे होते हैं उनको जॉन्डिस हो जाता है, तो मैं सिर्फ कितने बच्चे जिनको होते हैं जॉन्डिस हुआ था, क्योंकि बड़ा कॉमन होता है, पैदा होते बच्चा जॉन्डिस हो जाता है। देखो एक बच्चा इसको, और किसको हुआ था? अपने मम्मी पापा से पूछना कभी कि जॉन्डिस हुआ था कि मेरे को, हुआ था किसी को? ये क्यों होता है मैं बताऊं, बच्चा जैसे जैसे लेट होता जाता है इम्यूनिटी, तो बच्चा क्या होता है, एक्टिव हो जाता है 90 महीने के आसपास आते आते। तो क्या होता है, बच्चा इम्यूनिटी फ्लूइड को पीना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, एम्नियोसेंटेसिस भी पढ़ लो पहले। 14 to 15 वीक वाले पार्ट में
एमनियो हम क्या करते हैं कि इंजेक्शन लगा के थोड़ा सा एम्नियोटिक फ्लूइड निकाला, ये एम्नियोटिक फ्लूइड। अब इसमें बच्चे की भी सेल होगी और प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के पार्ट भी होंगे। अरे बोलो, तो हम पूरी जेनेटिक्स से पता लगा लेंगे, क्योंकि होगी तो बच्चे की सेल, या तो बच्चे की है या एमनियोजेनिक सेल है, लेकिन है तो सब फीटस की सेल। तो यदि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो हर सेल के डीएनए में होगा। तो बच्चे को कोई डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, जेकब सिंड्रोम, कोई भी है, सुपर मेल सुपर फीमेल जो भी है, सब पता लग जाएगा। और ये लीगल एबॉर्शन माना जाता है, गवर्नमेंट इसको अलाउ करती है। यदि मेंटल डिसऑर्डर, इस तरह की कोई भी डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि अनट्रीटेबल होता है, नॉन क्यूरेबल होता है, समझ में आया? वो होता है एमनियोसेंटेसिस। तो उसमें प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट के मेटाबोलाइट्स भी होंगे। तो प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बच्चे को, तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पता लग जाता है। जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर है तो भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में पता लग जाता है, क्योंकि आपने एमनियोटिक फ्लूइड निकाला तो फ्लूइड के साथ साथ सेल भी तो आएगी। बोलो। अच्छा, एमनियोटिक फ्लूइड पीने से क्या होता है कि बच्चा 9वें महीने में आ गया, अब वो अच्छा खासा हो चुका है, क्या होता है कि बच्चा फिर काफी एक्टिव हो जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड को पीना शुरू कर देता है। अब फ्लूइड पिएगा तो उसमें सेल भी है, सब कुछ है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म सब कुछ है, सब कुछ है, प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट है। तो अंदर जाएगा तो पचेगा। अब 100% डाइजेशन एफिशिएंसी तो अपनी होती नहीं है, तो कुछ पार्ट उसका फीकल मैटर के फॉर्म में निकलेगा। तो बच्चा क्या करेगा, पिएगा और फीकल मैटर निकाल देगा, पोटी कर देगा। अरे बोलो। तो बच्चा क्या करेगा, पोटी वापस एमनियोटिक फ्लूइड में आएगी और बच्चा उस पोटी को फिर से पी जाएगा। तो फिर उसको जॉइंडिस हो जाता है। क्या हो जाता है? जॉइंटिस। तो जिन बच्चों को एट द टाइम ऑफ बर्थ जॉइंटिस होता है ना, उन बच्चों ने अपना ही किया हुआ पी लिया था, इसलिए उनको बात करें जॉइंटिस हो गया था। समझ में आया? हाँ, इम्यूनिटी कंडीशन में हुआ था बेटा, टेंशन मतलब हो गया जो हो गया। अब जो होना था वो तो हो गया, तो ऑनलाइन बैठे कईयों को इनको भी हुआ होगा, है ना? अब ऐसा नहीं कि घर जाके तू ब्रश कर रहा है बैठ के, जो होना था वो तो हो गया, अब तो इतना बड़ा हो गया, अब क्या है। ठीक है भाइयों, कोई भी डाउट हो तो पूछो, नहीं है चाहे पढ़ाई कराओ। ऑनलाइन वालों को डाउट हो तो पूछ लो, लिख दो उस पर, आ रहा हूं मैं उधर। और पार्चुएशन अभी नहीं पढ़ा है तो उसके क्वेश्चन मत पूछो, कल पढ़ेंगे। ब्लू बेबी सिंड्रोम क्यों पढ़ रहे हो, तो बाद में पढ़ेंगे ना, जब सर्कुलेटरी पढ़ेंगे। कई बच्चों में पेटेंट फोरामेन ओवलिस हो जाता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस हो जाता है, इंटरवेंट्रिकुलम सेप्टम डिफेक्ट होता है, उनको बोलते हैं ब्लू बेबी, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिऑक्सीनेटेड मिक्स हो जाते हैं। ये तो इकोलॉजी में पढ़ाया होगा ना आपको, नाइट्रेट्स की वजह से ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। इन डायग्राम से रिलेटेड कोई हो तो ये पूछो। अरे प्लेसेंटा में एमनियन कहाँ इन्वॉल्व है भाई, प्लेसेंटा देखो नीचे राइट साइड वाले डायग्राम में, नीचे देखो प्लेसेंटा है, एमनियन तो ऊपर ऊपर है। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, ये वाला टॉपिक, ये एमनियन कोरियन, ये पहली बार ही तुमको ढंग से समझ में आया ना? बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ बनाओ।
अरे बनाओ इसको। क्या? सिलेबस का नहीं, क्यों फालतू क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। अरे बनाओ इसको। आज से ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, कितना चिल्लाया, मैं 100 घंटे चिल्ला रहा हूँ। हाँ, बनाओ इसको। अच्छा, इसमें ये फीटल सर्कुलेशन लिखा हुआ है ना अगले पेज पे, काट दो, नहीं पढ़ना है वो, पूरा ही काट दो। नहीं नहीं, वो पढ़ना है, पढ़ना है। नहीं नहीं, फीटल सर्कुलेशन नेक्स्ट पेज पे, पूरा ही काट दो। अब इसमें सिर्फ पार्चुरेशन बचा है, और वो 15-20 मिनट का टॉपिक है, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। फिर उसके बाद नया चैप्टर हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो हार्डली 1.5 लेक्चर का और कंटेंट बचा है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ 1, 1.5 या 2 घंटे, ज्यादा ज्यादा 2.5 घंटे इसका पार्ट है। तो नया चैप्टर अपन एवोल्यूशन पढ़ेंगे। और सिलेबस तो आप लोगों का टेस्ट अभी कहाँ है, ठेठ वहां जाके। हाँ तो सुनो, ये रिप्रोडक्शन पूरा आएगा, मेल वाला पार्ट छोड़कर, मेल वाला पार्ट छोड़कर सिर्फ। हाँ, पूरा दे दें। चलो ठीक है, पूरा रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ और पूरा एवोल्यूशन, क्योंकि एवोल्यूशन तो तक आराम से पूरा हो जाएगा। एवोल्यूशन छोटा सा चैप्टर, अरे वो छोटा सा चैप्टर एवोल्यूशन तो है, 8-9 लेक्चर में हो जाएगा आराम से। तो पूरा एवोल्यूशन, और उसके अलावा भी आगे कोई चैप्टर हो गया तो वो भी दे देंगे फिर, ठीक है ना। ऑनलाइन वालों, कोई डाउट है तो पूछो। मेजर का देखो, मुझे नहीं पता। मेजर का टेस्ट शेड्यूल लग गया आज 12 से, तो ऑब्वियसली बात, उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ तो 12 जून से है ना, तो उससे पहले कभी का फिनिश हो जाएगा वो। हाउ कुड आई से, मुझे कैसे पता होगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में मुझे क्या पता है। मैं अकेला तो पूरी जूलॉजी पढ़ा ही नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है, कोई दूसरा टीचर हो रहेगा साथ में। मैं एक दिन में कितनी 8 क्लासें लूँ फिर। चलो ठीक है, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास।